जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एजाज अहमद। वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालाइज की आज कुछ तीसरी क्लास है और साइन ऑफ वीकनेस का पार्ट नंबर 2 है। लास्ट क्लास के अंदर हमने साइन ऑफ वीकनेस स्टडी किए थे और आज इंशाल्लाह हमारे साइन ऑफ वीकनेस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें इन तमाम साइंस को देखने के बाद क्या करना होता है, एक्चुअली हमें ट्रेड कैसे करनी होती है, राइट। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर साइन ऑफ वीकनेस पढ़े थे उनके अंदर जो मेन साइन थे, नंबर 1 पे हमने एंड ऑफ राइजिंग मार्केट को स्टडी किया था, नंबर 2 पे बाइंग क्लाइमेक्स, टॉप रिवर्सल, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा अपना बहुत ही फेवरेट साइन है। नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। वाइड स्प्रेड डाउन बार, अप थ्रस्ट, ये तमाम साइंस हमने स्टडी करे थे पिछली लास्ट क्लास के अंदर और आज हम स्टडी करेंगे नो डिमांड एट मार्केट टॉप और इन डाउन ट्रेंड। इनका जो नो डिमांड को देखने का तरीका और नो डिमांड के जो रूल्स होते हैं ना, वो करीब करीब सेम होते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता इनमें। अगर आप अच्छे से नो डिमांड को देखना सीख चुके हो तो आप उसी नो डिमांड को मार्केट टॉप पे भी ट्रेड कर सकते हो, उसी नो डिमांड को आप डाउन ट्रेंड के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। इतना बड़ा ये इशू नहीं है। मतलब बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ये कोई बहुत ही अलग और अनोखी नो डिमांड है और ये कोई अलग और अनोखी नो डिमांड है कि बिल्कुल इनके रूल्स ही जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग आपको बताऊं एक्चुअली बहुत ही इजी जॉब है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लेके चलो और एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ अगर आप होल्ड करते हो तो चीज़ें ज्यादा वेरी नहीं कर रही होती, चीजें जो होती है ना वो मिलती जुलती होती हैं आपस में। अच्छा जी, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। साइन ऑफ वीकनेसेस होते क्या है, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि जो लोग तो अच्छे से समझ चुके हैं इन तमाम चीज़ों को वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दोस्त हमारे साथ नए ज्वाइन किए हैं या कुछ मुश्किलात हो रही हैं तो थोड़ा सा इस रिपीशन के अंदर उनकी हेल्प आउट हो जाएगी। साइन ऑफ वीकनेसेस हमें बता रही होती है कि मार्केट में वीकनेस जो है ना वो आ चुकी है या आने वाली है, राइट। वीकनेस का मतलब होता है कि मार्केट इसकी रिएक्शन के अंदर गिर सकती है। साइन ऑफ वीकनेसेस अप पार्स पर आते हैं, नैरो स्प्रेड भी हो सकते हैं और वाइड स्प्रेड भी हो सकते हैं। इनका क्लोज, मिडिल, हायर और लो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। इन पर आने वाला जो वॉल्यूम होता है ना वो भी ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सिर्फ क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो ना वो चेंज हो जाता है। अगर ज्यादा वॉल्यूम आया तो उसके पीछे डायनामिक्स थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, अगर लो वॉल्यूम आ रहा है तो उसके पीछे डायनामिक थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, जो हमें समझने की जरूरत होती है। नैरो स्प्रेड इंडिकेट्स नो प्रोफेशनल बाइंग, मींस अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो लास्ट क्लास में आप थोड़ा रिकॉल करो चीज़ों को, तो मैंने बताया था कि जो स्प्रेड होता है ना, ये स्प्रेड इटसेल्फ इंडिकेशंस दे रहा होता है, मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेशन दे रहा होता है। अगर तो ऊपर जाते हुए मार्केट का स्प्रेड डाउन होना स्टार्ट हो गया, बार्स जो अपीयर हो रही हैं उनका स्प्रेड छोटा छोटा, मतलब अगर ये ऐसे स्प्रेड के साथ मार्केट ऊपर जा रही है और आप यहाँ पर देखते हो कि स्प्रेड जो है ना वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे, तो ये खुद से भी एक इंडिकेशन होती है। इसका क्या मतलब है कि नो प्रोफेशनल बाइंग,
ऐसे स्प्रेड के अंदर प्रोफेशनल्स जो है वो बाइंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि इनके ऑर्डर्स का नंबर बहुत बड़ा होता है और वो मार्केट पे अच्छा खासा गहरा असर डाल रहा होता है, ठीक है। This selling prevents any attempt to move up. साइन ऑफ वीकनेसेस के अंदर जो लास्ट हमने साइंस स्टडी किए थे, वाइड स्प्रेड डाउन आई मीन वाइड स्प्रेड अप बार के ऊपर कुछ इस तरह की क्लोज के साथ, कोई बता सकता है ये कौन सा साइन हो सकता है जिन्होंने लास्ट क्लास देखी है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये बाइंग क्लाइमेक्स। यस एग्जैक्टली, करीब करीब इसके साथ क्लाइमेक्स। इसके साथ सर अगर हाँ। वॉल्यूम को देखेंगे तब इसका पता चलेगा ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए तब इसको हम बाइंग क्लाइमेक्स कह सकते हैं, और नेक्स्ट बार डाउन होनी चाहिए। हाँ और एग्जैक्टली, सर बिल्कुल सही उसके है। साथ हमें इमीडिएट बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका हाँ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने जस्ट ये पूछा है कि ये साइन कौन सा हो सकता है, ठीक है। वो आप जो पॉइंट बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप सही पॉइंट फिगर कर रहे हो, बट अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हम, ठीक है। जस्ट हम ये रिकॉल कर रहे हैं कि ये साइन कौन सा है, ठीक है। अब इसके बाद ये जब बाइंग क्लाइमेक्स अपीयर हुआ, मिसाल के तौर पे आप समझ लो कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, इसके पीछे राइजिंग बैकग्राउंड था, तमाम चीज़ें जो है वो फॉल कर रही है, हमारा क्राइटेरिया जो है वो मीटअप हो रहा है, ठीक है। बात ये हो रही है कि ये जो इस जगह से यहाँ तक जो सेलिंग हुई है, ये जो क्लोज इसका जो इतना नीचे बना है, अगर ये क्लोज यहाँ बनता, अगर ये क्लोज यहाँ बनता, यहाँ बनता, या यहाँ व्हाटएवर कहीं पर भी बन रहा होता, ठीक है, ये जो हाई पॉइंट से ये जो क्लोज यहाँ पर बन रहा है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है, ये हमें क्या बता रहा होता है? ये इंडिकेशन दे रहा होता है कि इसकी इस कैंडल के ऊपर, इस बार के ऊपर जो की गई सेलिंग है, मार्केट की अपवर्ड मूवमेंट को रोका जा रहा होता है। क्योंकि मार्केट जब भी अपसाइड मूव कर रही होती है तो अपने साथ एक फोर्स को कैरी कर रही होती है, एक फोर्स होती है इसके पीछे। मतलब MT4 के अंदर तो हमें नजर नहीं आता, बट अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें तो मैप के अंदर, ऑर्डर फ्लो के अंदर हमें क्लियरली नजर आ रहा होता है कि यहाँ से जब मार्केट चली है तो कितने ऑर्डर्स को कैरी कर रही है, यहाँ पर अगर ये छोटी सी रेंज बनी है तो कितने ऑर्डर्स को कैरी कर रही है, यहाँ पर ये जो मूव है मार्केट की, इस दौरान मार्केट ने कितने ऑर्डर्स को कैरी किया है, अपने साथ मिलाया है, नए ऑर्डर्स कितने आए हैं, प्रॉफिट टेकिंग कितनी हुई है, ठीक है। ये एक्चुअली बिल्कुल आप नंबर्स के अंदर आपको नजर आ रहा होता है। उसके बाद मार्केट अगर इन केस इस पॉइंट पे रुकी है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है हमें क्लियरली नजर आ रहा होता है। उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है तो क्या है, कितने % ऑर्डर्स जो है वो कैरी हो रहे हैं और कितने % ऑर्डर्स मार्केट से निकल चुके हैं। तो ये जो ऑर्डर नंबर्स होते हैं ना, एक्चुअली ये एक फोर्स होती है जो कि MT4 के अंदर हमें वॉल्यूम की सूरत में नजर आ रही होती है। यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा होता है ना, उसकी सूरत में हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। अब मार्केट अगर इतना ऊपर मूव करके आ रही है, इट मींस कि अच्छी खासी, मतलब MT4 में रहते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी खासी बाइंग पावर जो है ना वो कैरी कर रही है मार्केट अपने साथ, ठीक है। मेरे अल्फाज पे थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने ये कहा कि अपने साथ मार्केट इतनी ज्यादा बाइंग पावर जो है ना कैरी कर रही है, राइट। इट मींस कि अगर इस ऊपर जाती हुई मार्केट को रोकना पड़ेगा तो क्या करना चाहिए? इससे भी बड़ा ऑर्डर, मिसाल के तौर पे अगर ये 5000 लॉट्स की बात कर लेते हैं, 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं, अगर मार्केट 5000 लॉट्स के साथ मूव कर रही है तो इस जगह से बहुत बड़ी सेलिंग की जाती है जो कि मोर देन 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो हो गई। मिसाल के तौर पे ये 5100 भी हो सकती है, 5500 भी और 6000 भी, ठीक है। इट मींस कि इस जगह से इतनी बड़ी सेलिंग का आना इस अपवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है कि अब मार्केट और ऊपर नहीं जानी चाहिए और यहीं पर मार्केट को रुकना है। और उसके बाद एक अलग सिनेरियो स्टार्ट होता है कि रेंज बन रही है या मार्केट एकदम से नीचे आ रही है, व्हाटएवर वो कंडीशंस वेरी कर रही होती हैं।
जैसा कैंपेन्स के अंदर आपको बताया गया है कि कैंपेन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है इसके बाद, ठीक है। तो ये जो सेलिंग है ना, एक्चुअली मैं सेलिंग की बात कर रहा था। अगर ये बाइंग क्लाइमेक्स है तो इसके ये क्लोज हमें ये बता रहा है कि मार्केट, देखो हुआ क्या है इसके अंदर। मार्केट मिसाल के तौर पे अगर हम ये ले लें कि पिछली बार का क्लोज यहाँ पे था मिसाल के तौर पे, तो इस वाली बार का ओपन यहाँ पे है, ठीक है। अब मार्केट इसके बाद ओपन होने के साथ ही मार्केट नीचे आती है और बायर्स के कंट्रोल में जाती है। बायर्स को कंट्रोल करते हुए ऊपर लेके जाते हैं, कुछ इस जगह तक मार्केट को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एवं रेजिस्टेंस ही हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मौजूद होता है। जिस जगह पर मार्केट रीच करती है तो एक बहुत बड़ी सेलिंग जो है ना वो अप्लाई की जाती है ताकि मार्केट को अब यहाँ पर रोका जा सके और ज्यादा बाइंग या ये जो इंक्रीजिंग ऑफ द रेट जो होता है ना, इंक्रीज ऑफ प्राइस, इसको और ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा होता। ठीक है, समझे इस पॉइंट को। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार्स, द क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कुछ ट्रैप कर रही होती है, मतलब ट्रैप किस तरह से ये होता है कि प्राइस एक्शन वाले जो होते हैं ना, अगर मार्केट इस तरह से अब साइड जाती जा रही है, इट मींस जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो तो जस्ट ये देख रहा होता है ना कि ये रेजिस्टेंस था, ये भी ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस था, ये भी ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस था, ये भी ब्रेक हो गया, व्हाटएवर चैनलिंग कर रहा है, व्हाटएवर ट्रेंड लाइन यूज कर रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इस्तेमाल कर रहा है, व्हाटएवर कोई भी मेथड यूज कर रहा है, तो वो ये देख रहा होता है कि मार्केट ऊपर जाती जा रही है। इट मींस कि तमाम रेजिस्टेंस जो है ना उनको ब्रेक करती हुई जा रही है, तो मार्केट में वीकनेस नहीं है, मार्केट में अब स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ मौजूद है और इसको वो कभी भी सेल नहीं करता। लेकिन वॉल्यूम को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वॉल्यूम हमें पहले से पहले इंडिकेट कर देता है, और ये एक ट्रैप होता है प्राइस एक्शन वालों के लिए, या जो लोग ये तमाम चीजों को नॉलेज नहीं रखते, ये उनके लिए एक ट्रैप होता है। ये ऊपर जाती हुई प्राइस जो है, ठीक है, एक ट्रैप होता है और मार्केट नीचे आती है। इस जगह पे हम ये कहते हैं कि बाइंग क्लाइमेक्स बन चुका है, या साइन ऑफ वीकनेस जो है वो कोई ना कोई भी अपीयर हो जाता है। इस तरह से ये लोग ट्रैप का शिकार हो रहे होते हैं। प्रोफेशनल्स हैव नो इंटरेस्ट टू द अपसाइड, लो वॉल्यूम। लास्ट क्लास अगर आप दोस्तों को याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ ये एक स्लाइड, ये जो एक स्लाइड है ना, इसको अगर आप अच्छे से सीख गए हो ना तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। समझ लो कि VSA इसी एक स्लाइड के अंदर छुपा हुआ है, राइट। अगर लो वॉल्यूम के साथ मार्केट अब जा रही है, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाती जा रही है, इट मींस कि प्रोफेशनल्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाने में, ठीक है। और अगर इसको हम प्रोफेशनल्स का वर्ड ना भी यूज करें तो अगर आप वॉल्यूम को सिर्फ एक ताकत की नजर से देखो कि हर एक वॉल्यूम बार जो है वो एक ताकत रखती है अपने अंदर, तो आप सिंपली लॉजिक यूज करते हुए ये देख सकते हो कि ये ताकत क्या हो रही है, गिरती जा रही है, ये ताकत कम होती जा रही है। और इसके साथ साथ आपने प्राइस एक्शन को देखना होता है कि वो क्या कर रहा है। अगर ये अपर साइड पे ही मूवमेंट होती जा रही है, इट मींस कि मार्केट बगैर किसी फोर्स के मूव कर रही है, बगैर किसी फोर्स के मूव करेगी मार्केट, तो क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। ये कहा जा सकता है कि मार्केट जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से गिरने वाली है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक रीच कर जाती है, तो ये जो सेलिंग ऑर्डर था ना, जो मैंने आपको भी जस्टिफाई किया, ये सेलिंग ऑर्डर मार्केट को टकराता है और मार्केट को एकदम से नीचे लेके जाता है।
Professionals are selling into public buying. हायर वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इसके अंदर फोर्स की अगर आप लॉजिक अप्लाई करो तो फोर्स के साथ इस चीज को, मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा होता है, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं कि अप बार्स के अंदर जब वीकनेस जब भी अपीयर होगी ना तो वो अप बार्स के अंदर अपीयर हो रही होती है, ठीक है। तो हम इस चीज का किस तरह से अंदाजा लगाएंगे कि प्रोफेशनल्स जो है वो एक्चुअली ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। ये भी एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आप इसे कह सकते हो। आइडियली ये कोई कैंपेन नहीं होती, इसमें आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन कैंपेन्स हमने देखी है ना, तो ये कोई कैंपेन नहीं होती, बट यहाँ पे थोड़े थोड़े ऑर्डर्स के साथ ये लोग इन होते रहते हैं। और जैसे ही किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंचती है तो यहाँ पर कोई ना कोई साइन अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर इसको और सिंपल वे में समझना हो तो आप इसको मार्कअप भी कह सकते हो, ठीक है। हाई प्लस वॉल्यूम शो सप्लाई, पब्लिक बाइंग, स्मार्ट मनी सेलिंग। वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाती जा रही है। अगेन वही वाली लॉजिक जो मैंने आपको बताई है कि जो पब्लिक है, जो हर्ड है, वो इस ऊपर जाते हुए प्राइस एक्शन को देखकर बाइंग कर रहा होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस भी देखते वो टूट गया, यहाँ से भी ब्रेक हो गया, एक और था रेजिस्टेंस वो भी ब्रेक हो चुका है। फिर करते करते ये इन लोग का माइंड सेट बन जाता है कि अब तो मार्केट जो है वो सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है, तो अब इसलिए जल्दी से सेलिंग आना इम्पॉसिबल है, ठीक है, इवन कोई फंडामेंटल भी ना आने वाला हो तो एक्चुअली इसी वक्त जब पब्लिक बाइंग कर रही होती है ना, इसी वक्त में स्मार्ट मनी सेलिंग करती है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, आई होप शायद बताया था, अगर नहीं बताया था तो मैं अभी बताता हूँ कि जो साइकोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है ना, साइकोलॉजी के अंदर सिंपल सी एक लाइन के अंदर मैं तमाम कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करूं तो ट्रेडिंग क्या है, जब सारी दुनिया को ऐसा लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, उसी वक्त आप सेलिंग में आ जाओ, राइट। और जब सारी दुनिया को ऐसा लगे कि मार्केट नीचे आने वाली है, उसी वक्त आप बाइंग में आ जाओ। दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी एक्चुअली इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रही होती है। मार्केट ऊपर जाती जा रही होती है, पूरी दुनिया, पूरा हर्ड, तमाम जो अदर विदाउट जो वॉल्यूम ट्रेडर्स हैं, उनका माइंड सेट बन चुका होता है कि अब तो मार्केट जो है ना वो नीचे नहीं आएगी, हाँ पुल बैक करेगी, पुल बैक्स करेगी, और इस तरह से हम यहाँ से अगेन बाय करेंगे। इस तरह से ये लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। और इसी वक्त जब ये माइंड सेट क्रिएट हो चुका होता है ना, तो क्या होता है कि बाइंग के ऑर्डर्स जो है ना वो ज्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। बाइंग के ऑर्डर्स ज्यादा नंबर्स में आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही ये बाइंग के नंबर ज्यादा, मतलब मतलूबा जो इनकी ऑर्डर्स की जो मतलूबा तादाद है, जब वो कंप्लीट हो जाती है, मिसाल के तौर पे अगर 6000 ऑर्डर्स के साथ इन्होंने मार्केट को नीचे लेके जाना है, तो जब तक इतनी बाइंग हो जाएगी ना, तो उसी वक्त में ये लोग सेलिंग में आ जाते हैं, उसी वक्त में ये लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर तो सबको ये पता होगा कि मार्केट गिरने वाली है तो बाय कौन करेगा? अगर सब ये समझेंगे कि मार्केट गिरने वाली है तो बाय तो कोई नहीं करेगा, जानबूझ के तो कोई भी लॉस नहीं करता ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हो रहा होता है कि मार्केट ऊपर जाती दिखाई जा रही होती है और अपना ऑर्डर्स का नंबर कंप्लीट करवाया जा रहा होता है। यहाँ से बाइंग करी, लोग बाय करते जा रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर्स ब्रेक होता हुआ पुल बैक के ऊपर अगेन बाय पे, मतलब ये तो शॉर्ट ट्रेड होती है ना, ये आम तौर पे जो लोग कर रहे होते हैं, ये तो शॉर्ट ट्रेड होती है।
ठीक है। तो एक्चुअली जिस वक्त भी इनका ये नंबर पूरा हो जाता है स्मार्ट मनी उस वक्त सेलिंग में आ जाती है। तो आप आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। मतलब अगर मैं ये बात कहूँ ना कि $1 मिलियन वर्ड्स हैं तो ये कहना गलत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं, वो वर्ड्स हैं जो दिन रात की मेहनत करने के बाद मैंने सीखी है। सिंपल सी लाइन क्या है कि जब पूरी दुनिया को ऐसा लगना शुरू हो जाए कि मार्केट अप जाने वाली है, आप सेलिंग में आ जाओ, राइट। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, मजे की बात है, मुझे याद आ गया। एक दोस्त है और लाहौर के दोस्त हैं, तो बहुत बड़े ट्रेडर है ना, बहुत बड़े ट्रेडर है। मतलब उनका अपना जाती जो अकाउंट है तकरीबन $1 लाख से प्लस ही रहता है वो हमेशा, उनकी जाती इक्विटी जो है। तो वो क्या करते हैं वो कहते हैं कि मैं सुबह सुबह, कहते मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मुझे प्राइस एक्शन का पता है, ना मुझे VSA का पता है, ना मार्केट प्रोफाइल का, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं आता मुझे। वो कहते हैं जब मैं सुबह उठता हूँ ना, उठने के बाद मैं कुछ 5 या 6 लोग रखे हुए इन्होंने ना, 5 या 6 दोस्त जैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सुबह उठते हैं, उठने के बाद उन 5-6 दोस्तों को कॉल करते हैं और पूछना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ जी बताओ यूरो क्या करने वाला है। कोई कहता है बाय करो, कोई कहता है सेल में जाने वाला है, कोई कहता है। तो वो अक्सरियत राय जो होती है ना, 6 लोग को कॉल किया है, 10 लोग को कॉल किया है, किसी वजह मतलब मिसाल के तौर पर 10 लोग को कॉल किया है, तो अगर उनमें से 6 लोग या 7 लोग या 8 लोग अगर सेलिंग बोल देते हैं, तो कहते हैं मैं चुप करके ना उनको मैं बोल देता हूँ ओके ओके गुड गुड थैंक यू, और मैं बाय की एंट्री लगा लेता हूँ। और पिछले तकरीबन 9 साल से वो कामयाब ट्रेडर है, कामयाब ट्रेडर है, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल सी बात है कि जब पूरी दुनिया को ऐसा लगे कि मार्केट सेल में जाने वाली है, आप बाय में आ जाओ, और जब बाय में जाने वाली है आप सेल में आ जाओ। और यही तो स्मार्ट मनी कर रही है, जैसे मैंने आपको जस्टिफाई किया है अभी। ये साइकोलॉजी एक्चुअली स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी है, राइट। लो माइनस कम होता हो वॉल्यूम, नो इंटरेस्ट टू द अपसाइड फ्रॉम स्मार्ट मनी, द प्राइस विल गो हायर। एग्जैक्टली मैं वही बात जो बता चुका हूँ कि लो वॉल्यूम से अब जा रही है तो मार्केट ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकती। ओके अच्छा जी, 6 साइंस हम स्टडी कर चुके। आज साइन नंबर 7 स्टडी करेंगे, नो डिमांड एंड मार्केट टॉप। मैं आपको जैसा बता चुका हूँ कि ये साइंस दोनों के दोनों नंबर 7 और नंबर 8 ये करीब करीब मिलते जुलते साइंस होते हैं, ठीक है। लेकिन डिटेल्स में अगर आप स्टडी करना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन दोनों की शामिल कर ली है, आपको डिटेल के अंदर देखना चाहिए इनको। तो देखते हैं जी बार डिस्क्रिप्शन क्या होती है। नो डिमांड मार्केट टॉप, अब बार होती है वॉल्यूम लोअर देन प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार्स। अगर आप VSA का इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो तो ये जो वॉल्यूम बार होगी ये पिंक कलर में होगी, ठीक है। पिंक कलर में ये वॉल्यूम बार आपको मिलती है। अगर ये पिंक नहीं भी मिलती, अगर ये बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात इंडिकेटर एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग के बाद बना हुआ होता है, ठीक है। अगर किसी वजह से MT4 में कोई इशू आता है या इंडिकेटर जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग एरर की वजह से आपको पिंक कलर शो नहीं करवा रहा, तो आपको लॉजिक लाजमी पता होने चाहिए। लॉजिक क्या है इसके पीछे कि प्रीवियस 2 बार्स से कम वॉल्यूम, प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार से कम वॉल्यूम, ठीक है। प्राइस एक्शन को नहीं देखना, मतलब ये वॉल्यूम की बात हो रही है, प्राइस एक्शन की बार की बात नहीं हो रही। तो अगर आप इस वाले वॉल्यूम को चेक करो तो इस वॉल्यूम से भी ये कम है और इस वॉल्यूम से भी ये वाला वॉल्यूम
कम है, राइट। इट मींस कि अगर ये पिंक कलर में आपके पास अपीयर होता है तो गुड है, वेल एंड गुड है, आपको खुद से बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं अपीयर होता या अगर आप यस इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि पहले से जो आने वाले वॉल्यूम्स है ना, उनमें आखिरी 2 वॉल्यूम बार से ये वाला वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। ये लाजमी होता है इसके लिए, नो डिमांड के लिए। जनरली स्प्रेड इज नैरो बट इट कैन बी वाइडर। नॉर्मली अगर नो डिमांड की बात की जाए तो नॉर्मली जो इसका स्प्रेड होता है वो नैरो स्प्रेड होता है, और स्प्रेड मैंने आपको बता चुका हूं कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं, पिछले प्राइस एक्शन के साथ स्प्रेड को कंपेयर किया जा रहा होता है, और फिर आप ये देख सकते हो कि क्या ये वाइडर है या ये नैरो स्प्रेड बार है, ठीक है। अगर ये वाइडर स्प्रेड बार होती है तो ये कुछ अप थ्रस्ट का आपको लुक दे रही होती है, अगर ये वाइडर हो जाती है तो, ठीक है। तो नो डिमांड जो होती है वो एक्चुअली नैरो स्प्रेड के ऊपर आइडियली वर्क कर रही होती है, बट वाइडर भी हो सकती है इन कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। क्लोज इसका कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन खास बात जो है वो देखने वाली वो ये है, क्लोज इसका मस्ट बी हायर देन द प्रीवियस बार क्लोज। पिछली बार का जो क्लोज था, अगर ये पिछली बार है तो इसका क्लोज पिछली बार के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका इस बार का क्लोज पिछली बार के क्लोज से नीचे चला जाता है तो फिर ये अप बार नहीं होगी, ये क्या होगा, डाउन बार बन जाएगी, ठीक है। लेकिन नो डिमांड जो है वो अप बार के ऊपर ज्यादा वैलिड होती है। मतलब बहुत ही स्पेशल केसेस के अंदर आपको डाउन बार देखने को मिल भी सकती है, ऐसा पॉसिबल भी है कि देखने को मिल जाए, लेकिन मैं पर्सनली उसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। तो अप बार के ऊपर जो नो डिमांड मिलती है वो सबसे ज्यादा वैलिड होती है, और इस तरह की अगर आपको नो डिमांड मिल जाए तो उसको उसकी कंफर्मेशन के बाद जो ट्रेड लगाई जाती है वो कुछ 90+% आपके फेवर में जाती है। वो मार्केट में सबसे ज्यादा अपीयर होने वाला साइन है नो डिमांड। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बताता चलूं कि ट्रेडिंग सेशंस जो होते हैं ना, उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें। ट्रेडिंग ऑन टाइमिंग, ट्रेडिंग ऑफ टाइमिंग, सेशन ऑन टाइमिंग, सेशन ऑफ टाइमिंग, इनका भी थोड़ा ख्याल करा करें। होता क्या है, अगर हम यूरो यूएसडी को रात में कुछ 9-10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यूरो का सेशन तो ऑलरेडी एंड हो चुका है, तकरीबन 7 बजे के करीब, 6 या 7 बजे के करीब। फॉरेक्स फैक्ट्री में आप जाके इसको देख सकते हो। यूरो की जो फ्यूचर मार्केट है वो ऑफ हो चुकी होती है। उसके बाद यूरो के अंदर जो मूवमेंट आ रही होती है वो डॉलर के मूवमेंट के इम्पैक्ट की वजह से आ रही होती है, ठीक है। और अगर आप यूएसए के एक्सचेंजेस का मुताला करो तो उस वक्त शाम हो जाती है, जब पाकिस्तान में करीब 10-11 का टाइम होता है ना, मींस के फ्यूचर मार्केट के अंदर जो बाइंग और सेलिंग का प्रेशर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कि ये ऐसे टाइम होते हैं जिनके अंदर फ्यूचर मार्केट जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। कोई बहुत खास फंडामेंटल आए मार्केट में तो कुछ आपको अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इस वक्त के अंदर मार्केट क्या कर रही होती है, 90% रेंज कर रही होती है ऐसे औकात के अंदर, ठीक है। और मतलब ये वो गलती है, ये वो इशू है जो नए बंदे को लाजमी आता है, और ये वो गलती है जो स्टार्ट में मैं खुद भी करता था। तो आप सब दोस्तों को ये चीज बताने का मकसद ये है कि आप किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक चेक कर लो।
जी, तो ये वो गलती है जो स्टार्ट में वीएसए करने वाला हर एक इंसान कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं सीख रहा था वीएसए तो मैंने भी ये गलती की थी, लेकिन आपको मैं स्टार्ट के अंदर इस चीज को बताना चाह रहा हूँ कि आप इस गलती से बच जाओ। आपने क्या देखना है, टाइमिंग को भी आप मलहूज़े खातिर रखोगे। ऑफ टाइमिंग के अंदर, जब मार्केट ऑफ टाइमिंग के अंदर होती है ना, तो उस वक्त मार्केट के अंदर नो डिमांड्स आती रहती हैं, रिपीटेडली आती रहती हैं, क्योंकि एक तरह की रेंज चल रही होती है। और मैंने आपको अभी ये बताया, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना सबको? प्लीज चैट में रिप्लाई करें, कोई इश्यू तो नहीं है ना, सब ठीक चल रहा है ना? अमन, मुझे कुछ इंटरनेट लो का मैसेज आ रहा है, तो मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है। तो इस वक्त में जब मैंने आपको ये बताया कि मार्केट रेंज कर रही होती है, और मैं साथ में आपको यही बता चुका हूं कि मार्केट दोनों के दोनों सेशंस ऑफ हो जाते हैं, मतलब यूरो यूएसडी, ये एक पेयर होता है और इस पेयर के अंदर दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, दो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो हमें इन दोनों के सेशन टाइमिंग को देखना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जस्ट आप यूरो के सेशन टाइम को देखो और यूएसडी को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अगर तो ये दोनों की दोनों कंट्रीज के सेशन टाइम ऑफ है तो मार्केट क्या कर रही होती है, रेंज कर रही होती है, ठीक है। और रेंज के अंदर जब सेशंस ऑफ हैं, जब फ्यूचर मार्केट्स ऑफ हैं, तो क्या है, टोटली कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग हो रही होती है, कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग हो रही होती है, राइट। मींस कि स्मार्ट मनी इस वक्त में शामिल नहीं होती, ठीक है। इस वक्त में स्मार्ट मनी शामिल नहीं होती ट्रेडिंग के अंदर। और इसके बाद क्या हो रहा होता है, वॉल्यूम कम स्टार्ट हो जाता है, वॉल्यूम जो है कम आना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट ये छोटी छोटी सी लॉट्स के साथ ट्रेडिंग हो रही होती है, जो रिटेलर्स कुछ यूरो को सेल कर रहा है, यूरो को बाय कर रहा है, या डॉलर्स के इंडेक्स की जो मूवमेंट हो रही है ना, उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा होता है और ये पेयर मूव कर रहा होता है। तो अब आप अच्छे से ये बात समझ चुके होंगे कि ऐसे वक्त के अंदर जो वॉल्यूम का कम आना, इसकी क्या वजह होती है। और जब वॉल्यूम कम आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपको नो डिमांड्स जो होती है ना, ये आपको बार बार देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसे वक्त में आने वाली नो डिमांड को आप वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है। ऐसे वक्त में आने वाली नो डिमांड को आप वैल्यू बिल्कुल भी नहीं दोगे, राइट। तो इसी का इन्वर्स ले लो कि आप ये तमाम जो VSA साइंस हैं, साइन ऑफ वीकनेसेस हम स्टडी कर रहे हैं, अब ट्रस्ट है, दूसरे कैंपेन स्टार्ट साइनिंग है, एंड साइनिंग है, इनको आपने कब वैल्यू देना है, सेशन टाइमिंग के अंदर, ठीक है। प्लीज मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, ठीक है, 1 सेकंड प्लीज दीजिएगा मुझे। ओके, ठीक है जी, समझ चुके नो डिमांड कब कब आपने ट्रेड करनी है और कब कब इसको ट्रेड नहीं करना। क्योंकि एक्चुअली नो डिमांड मार्केट में नॉर्मली भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है, नॉर्मली, और इसके बाद ऑफ सेशन टाइमिंग्स के अंदर तो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें लोग क्या हो रहे थे, ट्रैप हो रहे होते हैं, और ये कहते हैं बिल्कुल वो कंफर्म भी होगा, नो डिमांड जो रात में बन रही होती है, जो रात के जब दिन चेंज ओवर हो जाता है, दिन के जो रात में 3 बजे 2 बजे मार्केट जो है वो दिन चेंज करती है अपना, और उसके बाद मार्केट कुछ सुबह, अगर आप अंदाजे से लगा लो, कुछ 7-8 बजे तक
मार्केट तो मूव हो रही होती है, मार्केट तो चल रही होती है, लेकिन उस वक्त में स्मार्ट मनी शामिल नहीं होती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ना तो यूएसए ऑन है ना ही यूरोप ऑन है। नो डिमांड्स अपीयर होती रहती हैं और कंफर्म भी होती रहती हैं, और नए लोग, नए दोस्त क्या करते हैं, उन कंफर्मेशंस को देखने के बाद ट्रेड कर लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी ये फेल क्यों हुआ, नो डिमांड थी, परफेक्ट, इसके तमाम पॉइंट्स हमने चेक किए थे, अगली बार डाउन क्लोज है उसने भी कंफर्म भी किया, और फिर भी मार्केट जो है हमारी फेवर में नहीं आई। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। A true no demand bar has to have the majority of its body higher than the previous bar close. No demand की जो बॉडी होती है ना, अगर पिछली बार कुछ इस तरह से नजर आ रही है आपको, तो नो डिमांड कुछ ऐसी भी तो हो सकती है। अब अगर इसको देखा जाए तो इसका क्लोज पिछले क्लोज से ऊपर है और ये अप बार कहलाएगी क्योंकि पिछले क्लोज से ये ऊपर है। ठीक है, लेकिन इसको हम वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, हम कौन सी नो डिमांड को ज्यादा वैल्यू देंगे? पिछली बार के क्लोज से नो डिमांड की जो बॉडी होती है ना, बॉडी से क्या मतलब है, हाई और लो, ज्यादातर जो बॉडी इसकी होगी ना वो पिछली बार के क्लोज से ऊपर होगी। अब इस वाली नो डिमांड को देखो तो इसकी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो पिछली बार के क्लोज से के दरमियान में ही आ रहा है, तकरीबन ऊपर की साइड पे नहीं है। ठीक है, और इसके साथ कंपेयर करो तो इसका जो स्प्रेड है, इसकी जो हाई और लो के दरमियान में जो बॉडी मौजूद है, ये पिछली बार के क्लोज से ज्यादातर इसकी जो बॉडी होगी वो पिछले क्लोज से ऊपर रहेगी। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे, ट्रू नो डिमांड है ये। ठीक है, नो डिमांड रियली कैन बी on down bar, but price action must be going up. Okay. अच्छा, नो डिमांड जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल जगह पर अपीयर होती रहती है, बार बार रिपीट हो रही होती है। प्लीज किसी का माइक ऑफ है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। और मार्केट में सबसे ज्यादा अपीयर होने वाला जो साइन है वो नो डिमांड का साइन है। अप थ्रस्ट हो गया, नो डिमांड हो गया, सबसे ज्यादा अपीयर हो रहे होते हैं मार्केट में। तो हमने किस जगह पर नो डिमांड अपीयर हो तो हमने उसको वैल्यू देनी है। माइक बंद कर दें प्लीज। ओके, मार्केट जब भी नीचे आ रही हो मार्केट, और उसके बाद पुल बैक ले, पुल बैक मार्केट जब भी लेती है ना, तो इस फेज को क्या कहते हैं, स्विंग हाई बना रही है मार्केट। ठीक है, मार्केट एक स्विंग हाई बना रही है। तो ये जो पुल बैक का ये जो टॉप होता है ना, इस टॉप पर आने वाली नो डिमांड इज अ परफेक्ट नो डिमांड, और हम इस नो डिमांड को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। यानी कि थोड़ा सा और इसको अगर मैं आपके लिए आसान बना दूं, तो मार्केट कुछ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या करती है, पुल बैक ले रही होती है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी सस्ते दामों तो नहीं सेल करोगे ना। सिंपल सी लॉजिक है, पिछली क्लास के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आप जब भी सेल करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं महंगे दामों सेल करूं। आप जब भी बाय करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप सस्ते दामों बाय करो। ठीक है, तो जब मार्केट इतना नीचे आ चुकी होती है तो रेट ऑलरेडी बहुत कम हो चुके होते हैं। आप इसको सस्ती मार्केट के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त मौजूद रेट जो है वो बहुत नीचे आ चुका है, और ऐसे रेट को सेल करना बहुत ही अच्छा फैसला साबित नहीं होता। ठीक है, तो
हम ऑलवेज वेट करते हैं कि मार्केट पुल बैक करे। तो जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी मार्केट पुल बैक कर रही होती है, पुल बैक करने के बाद जब ये स्विंग हाई बन रहा होता है ना, तो इस जगह के ऊपर आपको स्प्रेड कम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर भी स्प्रेड ज्यादा मिल रहे हैं, ऊपर जाती हुई मार्केट में भी अगर मिसाल के तौर पे ज्यादा मिल रहे हैं, तो जब ये स्प्रेड छोटा होना शुरू हो जाएगा ना, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मार्केट का पुल बैक जो है कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ साथ अनदर कंफर्मेशन आप ये ले सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद होगा। तो इस स्विंग हाई के टॉप के ऊपर आने वाली जो नो डिमांड है सबसे ज्यादा वर्कआउट कर रही होती है। अगर मेरी पर्सनल फेवर की बात करें तो मैं इस जगह पर आने वाली नो डिमांड को ही ट्रेड कर रहा होता हूं। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास कंफर्मेशन जो है क्या है कि इस जगह पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मौजूद होता है। तो अगर नो डिमांड डाउन बार पर आ भी जाए, अगर नो डिमांड डाउन बार पर आ भी जाए, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखना है कि प्राइस एक्शन जो है ना, स्विंग हाई के टॉप बन चुका हो, स्विंग हाई का टॉप बन रहा हो या बन चुका हो, और नंबर 2 पे क्या कि प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पे खड़ी हुई हो। ऐसी जगह पर अगर ये आने वाली नो डिमांड अगर ये डाउन बार के तौर पे भी आपको नजर आ जाती है, तो भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको भी कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कैसे क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे ये चार्ट जो है वो H1 का चार्ट है, मिसाल के तौर पे आप क्या कर सकते हो, आप डाउन टाइम फ्रेम में अगर आप जाके देखोगे M15 के अंदर, M5 के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम को आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली इसी जगह पर नो डिमांड नजर आएगी जो पिंक वॉल्यूम पे होगी और अप बार पे होगी। तो ये भी एक एडिशनल कंफर्मेशन होती है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अगर आपने M5 M15 के अंदर जाके देखा कि वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो चुका है, जी कुछ कहना चाहते हैं? तो अगर आपने M5 में M15 के अंदर आपने देखा कि अब बार्स के ऊपर कुछ नो डिमांड मिल रही है और आप वापस H1 में आते हो, तो पॉसिबली वो जो M15 में आपने नो डिमांड देखी थी ना, पॉसिबली वो 4 कैंडल्स 4 बार्स मिलकर कुछ डाउन बार बना रही हैं। क्लोज आपको यहाँ मिल रहा हो और इस वजह से आपको H1 के अंदर ये आने वाली नो डिमांड जो है ये आपको डाउन बार पे मिल रही होती है। ठीक है, occasionally no demand can occur on high volume up bar. occasionally बहुत ही कम ऐसा होता है, बहुत ही स्पेशल केसेस के अंदर ऐसा होता है कि मार्केट में आने वाली नो डिमांड जो है वो ज्यादा वॉल्यूम पे आपको नजर आए, ऑन हाई वॉल्यूम अप बार। ठीक है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपने कौन सा पॉइंट नोट करना है कि स्प्रेड जो होगा ना उसका लाजमी नैरो होना चाहिए, क्लोज मिडल में होना चाहिए विद नेक्स्ट बार डाउन, मतलब उसके अगली बार जो होगी ना, यहां पर आपने नो डिमांड डिटेक्ट कर ली, उसकी अगली बार डाउन क्लोज होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये नो डिमांड कंफर्म हो चुकी है। ये कुछ इनको मिला के देखोगे तो आपको अपथर्स टाइप का ही नजर आ रहा होता है।
और ऐसा उस वक्त होता है जब कोई बैड न्यूज आए मार्केट में करेंसी के रिलेटेड, जिस भी पेयर के अंदर आप काम कर रहे हो, तो उस करेंसी की कोई बैड न्यूज अगर आती है ना, तो उस वक्त वो एक्चुअली न्यूज के दौरान में जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा होता है ना, उस वॉल्यूम की वजह से ये जो वॉल्यूम एक्टिविटी है ये ज्यादा नजर आती है। तो ऐसा उस वक्त होता है जब मार्केट में कोई बैड न्यूज आई हो, तो आप इसको कंफर्मेशन के साथ देख सकते हो, लेकिन ये बहुत कम होता है, राइट? Strong no demand closing price doesn't breach the closing price of previous bar. Again, उसी पॉइंट को रिपीट किया जा रहा है कि पिछली बार का क्लोज यहाँ पे था, तो स्ट्रॉन्ग नो डिमांड जो होती है उसका क्लोज यहाँ तक नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग नो डिमांड का। ओकेजनली ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कोई बैड न्यूज आ जाए, कोई फंडामेंटल हिट हो जाए, तब ऐसा हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग नो डिमांड जो है वो नॉर्मली ऐसी नहीं होती। अप बार होती है, नैरो स्प्रेड होती है, पिंक वॉल्यूम होता है, और इसकी जो बॉडी है, इस नो डिमांड की बॉडी पिछली बार के क्लोज से ज्यादातर जो इसकी बॉडी का हिस्सा होता है वो अप साइड पे होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने इसको एंट्री कैसे लेनी है। इसके अलावा आपको और भी मैं एडिशनल आज कुछ एंट्री लेने के भी तरीके बताऊंगा, और ये भी आपको बताऊंगा कि एंट्री लेने से पहले आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो हम इन चीजों को देख लेते हैं। हाई प्रोबेबल एंट्री के लिए देयर मस्ट बी वीकनेस इन द बैकग्राउंड, देयर मस्ट बी वीकनेस इन द बैकग्राउंड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास नो डिमांड अपीयर होने से पहले साइन ऑफ वीकनेस कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। और नो डिमांड को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इससे पहले बेहतर है कि अप थ्रस्ट हो। अप थ्रस्ट ये एडिशनल आपके पास कंफर्मेशन होती है कि अप थ्रस्ट के बाद आने वाली नो डिमांड ज्यादा वैलिड होती है। ठीक है, अप थ्रस्ट आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ आपने कैंपेन स्टार्ट्स के जो साइन होते हैं ना, यहाँ पर जो साइंस अपीयर हो रहे होते हैं और उसके बाद फिर कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, इन साइंस में से कोई भी साइन आपको मिल जाता है तो ये आपके पास एडिशनल कंफर्मेशन होती है। और मार्केट डाउन जाने के बाद ये जो स्विंग हाई बनता है, ये वाला, यहाँ पर आने वाली नो डिमांड सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबल एंट्री आपको दे रही होती है। नो डिमांड कैरीज लेस वैल्यू, नो वैल्यू इन अप ट्रेंड। इसके ड्राइंग टूल्स आज पता नहीं क्यों इतना मुश्किल हो रही है। एपिक पेन एक्चुअली आज मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसके अपने जो ड्राइंग टूल्स है ना, उसके ऑप्शंस कुछ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मौजूद है, किसी को पता है, कोई बता सकता है डेफिनेशन, अप ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है? मार्केट तो हायर हाई बना दे। एग्जैक्टली मार्केट दो हायर हाई, जी, दो हायर हाई बनाने का ये मतलब होता है कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, दो हायर हाई बनाने का ये मतलब होता है कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। नंबर 1 हायर हाई, अगेन हायर लो, एंड नंबर 2 हायर हाई, राइट? इट मीन्स के अप ट्रेंड अब कंफर्म हो चुका है, और ये कंफर्मेशन जो मिलती है ना हमें, वो ये वाला साइकिल जो होता है ना, इस अप ट्रेंड का, ये नंबर 1 साइकिल, इसे कंफर्म कर रहा होता है।
ठीक है, तो अप ट्रेंड की एक्चुअली जो परफेक्ट डेफिनेशन है कि एक हायर हाई का जो साइकिल है वो कंफर्म हो जाए। जिस वक्त भी कंफर्म हो जाता है, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त हायर हाइज आई मीन अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इन कॉन्सेप्ट को पहले से समझते हो। तो एक सेकंड यार, ये ड्राइंग टूल्स मिस हो जाते हैं। नो डिमांड जो है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। देखो, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को समझो कि नो डिमांड को आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। नो डिमांड को ट्रेड क्यों कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्या आप वीकनेस को ट्रेड कर रहे हो? नो डिमांड क्या है? साइन ऑफ वीकनेस। इट मींस कि ये वीकनेस शो करवा रही होती है। एक बात याद रखना कि वीकनेस में और पुल बैक में फर्क होता है। वीकनेस में और पुल बैक में फर्क होता है। ये अगली क्लास में अब याद करवाना, मैं आपको इसके डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वीकनेस में और पुल बैक में क्या फर्क होता है और इसे कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, अभी हम बहुत लेट हो जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को भी लेके चलो। तो मतलब क्या है कि अप ट्रेंड के अंदर वीकनेस नहीं होती। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर पुल बैक्स आ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। इट मींस कि ये वीकनेस नहीं है, ये जस्ट पुल बैक्स हैं, राइट। और हम नो डिमांड को कब ट्रेड कर रहे होते हैं? जब स्विंग हाई के ऊपर आती है। इस पूरे सिनेरियो में स्विंग हाई कहां पर है? स्विंग हाई का टॉप ये रहा, स्विंग हाई का टॉप ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो उस वक्त में हम नो डिमांड की कंफर्मेशन के बाद सेलिंग के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन पिछला जो प्राइस एक्शन है, बैकग्राउंड स्टडी है, वो क्या बता रही है हमें कि मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड के अंदर मौजूद है। अप ट्रेंड का ये मतलब है कि मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जस्ट पुल बैक करेगी। पुल बैक कुछ 10 पिप का भी हो सकता है, 20 पिप का भी हो सकता है। वो वेरी करेगा टाइम फ्रेम्स के ऊपर कि ये वाली जो ट्रेंडिंग है किस टाइम फ्रेम के अंदर आपको परफेक्टली हायर हाइज मिल रहे हैं। चले हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर ये 20 पिप के पुल बैक्स आ रहे हैं, करीब करीब 20, मतलब ये लाजमी नहीं होता कि हर एक, अगर 20 पिप का पुल बैक आया था तो ये हर एक आने वाला जो पुल बैक होगा वो 20 पिप का ही होगा, ये लाजमी नहीं होता। लेकिन आप एक एवरेज, नॉर्मली एक एवरेज निकाल लेते हो। तो इसका ये मतलब है कि यहां पर अपीयर होने वाली नो डिमांड काम करेगी, जरूर काम बिल्कुल करेगी, क्योंकि इस नो डिमांड की अपीयर होने की वजह से ये मार्केट में पुल बैक आएगा, ये वाला पुल बैक। ठीक है, लेकिन हम इसको वीकनेस की तरह, जितनी ज्यादा वैल्यू हम वीकनेस के अंदर दे रहे होते हैं ना, उतनी ज्यादा वैल्यू इस नो डिमांड की नहीं होगी। और वैसे भी जो रेकमेंडेड है प्रोफेशनल्स की तरफ से, जो रेकमेंड किया जाता है वो ये किया जाता है कि अप ट्रेंड के अंदर आपने सेलिंग नहीं करनी होती। चाहे आपको कंफर्मेशंस मिल रही हैं, आपने सेलिंग नहीं करनी होती। उस वक्त तक आप सेलिंग नहीं करते जब तक मार्केट नए हायर हाइज बनाना बंद ना करते। ठीक है, ऐसे में क्या होगा अगर आप कुछ इस जगह से नो डिमांड को ट्रेड करते हो? अब गौर करने वाली बात यह है कि तमाम के तमाम नो डिमांड के रूल्स जो हमने स्टडी किए हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं, तमाम के तमाम क्वालिफाई करते हैं। और नए दोस्त आने वाले जो हमारे साथ नए प्रोफेशनल्स ऐड हो रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी ये क्यों ऐसा हुआ, बहुत कम मूवमेंट क्यों आई मार्केट में। तो वो ये गलती होती है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक्चुअली एनालिसिस जो है ना अच्छे से नहीं हो पा रहे होते कि मार्केट एक्चुअली किस फेज के अंदर मौजूद है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। मे मूव साइडवेज बिफोर कंटिन्यूइंग अप। तो ये जो पुल बैक है ना,
पॉसिबल है कि ये साइडवे कुछ रेंज भी करे, और रेंज तो डेफिनेटली करनी ही होती है, डेफिनेटली रेंज करनी ही होती है। क्या वजह है इसकी, मैं आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड के अंदर कि मार्केट का ऑफ टाइमिंग के अंदर मार्केट रेंज कर रही होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी जगह के ऊपर अगर नो डिमांड आ जाती है तो मार्केट क्या करेगी, कुछ साइडवेज चल सकती है अप मूवमेंट को कंटिन्यू करने से पहले, या पुल बैक भी आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। Even if there is no VSA signal of confirmed no demand on low volume, lower than previous 2 volume bars, अगर मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया था कि इसके पीछे आपको लाजमी है कि साइन ऑफ वीकनेस मिले, ये वाली लाइन है एक्चुअली, तो ये अच्छी बात है, आपके पास एडिशनल कंफर्मेशंस मौजूद होती है, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस कि अगर आपको पहले से कोई साइन ऑफ वीकनेस मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये श्योरली एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता, ये रेंज आपको नहीं मिलती, अगर इससे पहले आपको साइन ऑफ वीकनेस नहीं मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस नहीं मिल रहा है, तो भी आप नो डिमांड को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेस प्रोबेबल हो गई है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि ये खतरे से खाली नहीं होगा। There is serious sign of strength in background and no demand fails, then it is a strong sign of additional strength. लास्ट क्लास के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि जब भी कोई साइन ऑफ वीकनेस फेल होता है तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट रेंज कर रही है तो आपने ये देखना होता है टाइम फ्रेमिंग को स्विच करके कि एक्चुअली मार्केट इस वक्त किस स्टेट में मौजूद है, करंटली मार्केट क्या कर रही है, किस ट्रेडिंग स्टेट में मौजूद है। तो मिसाल के तौर पे फॉलोइंग बैकग्राउंड होता है इसके पीछे, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको मिल रहा होता है, ठीक है। और इस रेंज के आने ब्रेक होने के बाद कुछ ऐसी जगह के ऊपर अगर ये नो डिमांड आपको मिल जाती है तो ऐसी जगह पे तो हम वैसे भी उसको ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये स्विंग लो है। सबसे पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे इसको। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है और ये फेल हो जाती है, नो डिमांड, इस जगह पे आने वाली नो डिमांड फेल हो जाती है, तो ये एक एडिशनल स्ट्रेंथ का सिग्नल होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ आने का एक एडिशनल हमारे पास कंफर्मेशन मौजूद होगी। If no demand is not preceded by an upthrust, then its causes the upthrust likely appear after no demand. मैंने बताया था आपको कि no demand से पहले आपको upthrust मिलना बहुत जरूरी है, मतलब हाई प्रोबेबल सेटअप होता है नो डिमांड का अगर उससे पहले अपथ्रस्ट हो, अपथ्रस्ट लगा हो ना, एक या दो अपथ्रस्ट लगे हुए हो उससे पहले, और उसके बाद मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद स्विंग हाई बनता है, और यहाँ पर आने वाली नो डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबल होती है, ठीक है। अगर तो इसके पीछे अपथ्रस्ट मौजूद नहीं है तो ये चांसेस हो सकते हैं कि नो डिमांड बनने के बाद अपथ्रस्ट बन सकता है। ये चांसेस हो सकते हैं कि नो डिमांड अपीयर होने के बाद मार्केट रेंज कर सकती है और अपथ्रस्ट अगेन इस तरह से डबल टॉप बनेगा, ठीक है। अपथ्रस्ट बन सकता है और उसके बाद अगर नो डिमांड मिल जाए तो वेल एंड गुड है, मतलब फिर ये 99% एक्यूरेट ट्रेड होती है, ठीक है, समझे। और ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि रेंज के स्टार्ट में, आई मीन कैंपेन स्टार्ट का कोई भी साइन जो है अगर प्रीवियस प्राइस एक्शन के अंदर मौजूद है, साइन ऑफ वीकनेस इन द बैकग्राउंड, कोई भी साइन हो सकता है, क्लाइमेट एक्शन, टॉप रिवर्सल हो सकता है, वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बाय क्लाइमेक्स, तो उसके बाद आने वाली नो डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा
हाई प्रोबेबल तस्वुर की जाती है। ठीक है, आज का जो हमारा ये नो डिमांड के ऊपर हमने काफ़ी आज बात की है ना। एक्चुअली नो डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा बात इस वजह से की जा रही है कि नो डिमांड ही ऐसा साइन है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा होता है और सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा होता है। अच्छा, ये हमने देखा नंबर 7 साइन ऑफ वीकनेस, और साइन ऑफ वीकनेस नंबर 8 जिसका नाम है नो डिमांड इन डाउन ट्रेंड। ये भी करीब करीब वही चीज है जो मैं आपको बता चुका हूँ, तमाम पॉइंट्स के वही हैं, बट हम 2 मिनट 5 मिनट के अंदर इसको भी स्टडी कर लेते हैं। बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। It's an up bar on volume lower than previous 2 volume bars. Generally spread is narrow, but it can be wider. मैंने बताया था आपको कि अप बार होगी लाजमी, नैरो भी, आई मीन डाउन बार भी हो सकती है, लेकिन बहुत ओकेजनली हो सकती है, या हम उसको वैल्यू नहीं देते। अप बार होना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वॉल्यूम इसके ऊपर पिंक आ रहा होगा अगर आप VSA रिलेटिव वॉल्यूम इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप मोबाइल पे ट्रेड कर रहे हो, या अगर आपके पास VSA रिलेटिव वॉल्यूम मौजूद नहीं है, तो आप लॉजिक को समझोगे और लॉजिकल इम्प्लीमेंट करोगे चीजों का। ये जो तीसरी वॉल्यूम बार होगी, ये पिछले 2 वॉल्यूम बार से छोटी होगी। ठीक है, सबसे अच्छी नो डिमांड जो होती है वो नैरो स्प्रेड पे आ रही होती है, लेकिन ये वाइडर भी हो सकता है। अगर ये वाइडर होता है और इस पे वॉल्यूम एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो कुछ ये अप थ्रस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्लोज कैन बी एनीवेयर बट मस्ट बी हायर देन प्रीवियस बार क्लोज टू क्वालिफाई एज एन अप बार। अंडरस्टूड, मतलब डिटेल से हम बात कर चुके हैं इस पॉइंट के ऊपर। अ ट्रू नो डिमांड बार has to have the majority of its body higher than previous bar close. इस पॉइंट को भी हम अच्छे से डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अगर पिछली बार क्लोजिंग कुछ इस तरह की है, तो नो डिमांड की जो आइडियली जो परफेक्ट नो डिमांड बार की जो क्लोजिंग होगी, आई मीन उसकी जो बॉडी होगी, वो इस क्लोज के इस जगह से ज्यादातर ऊपर की साइड के ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, अगर कुछ इस तरह की हमें बार मिल रही है, तो हम इसे नो डिमांड तस्वुर नहीं करेंगे। राइट, इट्स अ हाई प्रोबेबल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त काम करती है। कैसे? डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है? लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। राइट, अब थोड़ा सा डिटेल में देखो। यहाँ पे जब भी मार्केट पुल बैक कर रही होती ना, जैसा मैंने आपको बताया कि नो डिमांड को हम ट्रेड क्यों कर रहे होते हैं? सेलिंग के लिए, वीकनेस के लिए। और मार्केट जो इस वक्त किस स्टेट पे मौजूद है, ऑलरेडी वीक है मार्केट, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है मार्केट के अंदर। इट मींस कि ऐसे ट्रेंड के अंदर आने वाली कोई भी वीकनेस का जो साइन है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल होगा, और ज्यादातर हमें यहाँ पे नो डिमांड्स और अप थ्रस्ट मिल रहे होते हैं कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर। जब भी मार्केट पुल बैक करती है, इन पॉइंट्स के ऊपर जब भी मार्केट पुल बैक करेगी, हम इसको ट्रेड करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी ट्रेड चलती है। अगर आप इसको चैनल के थ्रू देखो, तो ये चैनल का टॉप बन रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको चैनल लगाते हो, तो यही पॉइंट चैनल का टॉप की शक्ल में आपको नजर आ रही होगी। अगर और ज्यादा आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेसी करना चाहते हो और ज्यादा बेहतरी लाना चाहते हो, तो क्या करो, आप इसको डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर से ट्रेड ना करो। मार्केट ऑर्डर से ट्रेड ना करो इसको। एक सेकेंड यार, ये मैं आज ये कुछ तंग कर रहे हैं ना, ये ड्राइंग टूल्स जो हैं। एक सेकेंड, ओके।
मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप मार्केट ऑर्डर्स के साथ इसको सेल ना करो, बल्कि पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो। पेंडिंग सेल ऑर्डर्स, पेंडिंग सेल ऑर्डर, पेंडिंग सेल ऑर्डर, पेंडिंग सेल ऑर्डर। पेंडिंग सेल ऑर्डर्स, जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, ये किसी हद तक आपको बचा भी लेते हैं, लेकिन अगर आपने किसी गलत जगह पर पेंडिंग ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया होता है तो आपके जो खतरात होते हैं वो बढ़ भी सकते हैं। तो जब भी आपने पेंडिंग ऑर्डर्स का इस्तेमाल करना है, तो मतलब ये भी एक बहुत ही वसी और रीज स्टडी है कि पेंडिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग बायर्स और पेंडिंग सेल्स जो है ना, ये कब कब इस्तेमाल करने चाहिए, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये हाई प्रोबेबल एंट्रीज बन जाती हैं, जिनके अंदर नंबर 1 पॉइंट मैंने ये बताया है कि चैनल के टॉप के ऊपर जब भी नो डिमांड अपीयर हो जाए तो बेहतर है कि आप यहाँ पर पेंडिंग सेल के साथ आ सकते हो, राइट? क्योंकि इससे ये आपको किस चीज से बचाएगा? अगर तो आपने एनालाइज करने में कोई मिस्टेक करी थी, अगर तो किसी भी चीज को देखने में, परखने में कोई मुश्किल हुई थी आपको, या कोई गलती का इम्कान है, इंसान है, गलती हो जाती है, तो आप क्या करोगे? आप पेंडिंग सेल का यूज करने से ये फायदा हो जाएगा कि अगर मार्केट ने, आपने कोई गलती कर दी थी और मार्केट ऊपर जानी थी, तो ये आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, राइट? और अगर आपके एनालिसिस तमाम ठीक थे, मार्केट नीचे ही आनी थी, तो आपका ऑर्डर लेती भी आती है। ओके जी, लेट्स मूव टू। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, अब्दुल बात कर रहा हूँ सर। यहाँ मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता था कि नो डिमांड जब आती है या नो डिमांड अपट्रस्ट किसी स्विंग हाई पे आता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मार्केट में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, ऐसी दौरान अगर लो वॉल्यूम के साथ नो डिमांड आएगी वो तो है, अगर यहीं पे नो डिमांड आती है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बन जाता है, सेम लाइक एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। मैं बता चुका हूँ, ये अभी डिस्कस हो चुका है ये पॉइंट, कि अगर ज्यादा वॉल्यूम से आती है, ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी ज्यादा वॉल्यूम की एक किस्म है, तो ऐसा बैड न्यूज के ऊपर हो सकता है, और ये ओकेजनली होता है। और अगर उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ना, तो आपको आप एक स्विंग हाई मिलेगा, वहां पे स्विंग हाई मिलेगा और अब बार के ऊपर नो डिमांड मिलेगी। ये डिस्कस हो चुका है ना? जी जी, तो मैं इस साथ में कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ नो डिमांड या अपट्रस्ट नो डिमांड नहीं आता तो एफर्ट फ्रॉम नो रिजल्ट का साइन आ जाता है, जो कि साइन ऑफ वीकनेस है, और इसके बाद रेंज बनती है। अगर किसी स्विंग लो पे आ जाता है, स्विंग हाई पे आ जाता है, तो भी हम उसे एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग लो पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। स्विंग लो का वर्ड आप क्यों यूज कर रहे हो? सर स्विंग हाई पे नो डिमांड की जगह सर साइन ऑफ वीकनेस जो एफर्ट फ्रॉम नो रिजल्ट है, एग्जैक्टली आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगर स्विंग हाई है तो देखो, साइन ऑफ वीकनेस को आप क्यों ट्रेड कर रहे हो? सिंपल सा, मैं मतलब पंजाबी यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, सिंपल सा मैं आसान सी वर्डिंग यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले ये समझो कि आप साइन ऑफ वीकनेस को ट्रेड क्यों करते हो? सेलिंग के लिए। आपका टारगेट ये होता है कि मार्केट सेल में जानी चाहिए, राइट? इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में वीकनेस आने वाली है, यहाँ चुकी है। जब आप सेलिंग के लिए जा रहे हो, सेलिंग में आप कभी भी गिरी हुई मार्केट में तो नहीं जाओगे ना। मार्केट आ रही है, गिरती भी आ रही है, और ऐसी जगह पे तो कभी भी सेल नहीं करते ना। मतलब जो बाशऊर बंदे हैं, जो नॉलेज जिन्होंने लिया हुआ है, तो कभी भी ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करते वो वीकनेस के लिए। हाँ, स्ट्रेंथ के लिए करना चाहो तो वो अलग बात है, बट वीकनेस के लिए आप कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट तो दिमाग से निकाल दो कि आपने कभी स्विंग लो के ऊपर, आपने गिरी हुई प्राइस में, कम प्राइस में, लेस प्राइस पे आपने सेल करना है, ठीक है? तो स्विंग हाई होना चाहिए सबसे पहले। ये बात तो दिमाग में हर कोई बिठा लो ना, कि अगर हम सेल करना चाहते हैं तो फुल बैक का वेट करना होता है। मार्केट जो प्राइस एक्शन है वो स्विंग हाई बना रहा हो। अब बात यहाँ पे आती है, आप जो पूछ रहे हो कि यहाँ पर अगर अप थ्रस्ट मिल जाए तब भी आप सेल कर सकते हो, अगर यहाँ पे नो डिमांड मिल जाए तब भी आप सेल कर सकते हो, अगर यहाँ पे नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट मिली है तब भी आप सेल कर सकते हो।
बिल्कुल आप यहाँ पे नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट से भी आप सेल कर सकते हो। इसकी वजह क्या है? इसकी ये वजह है कि मार्केट जब स्विंग हाई बना रही होती है ना, तो रास्ते में कहीं पे रुकती नहीं है वो मार्केट। किसी भी क्या वर्ड यूज करना चाहिए यहाँ पे कि बगैर किसी वजह के मार्केट रुकती नहीं है। मार्केट कब रुकेगी? जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक पहुंच चुकी होगी, फिर ये स्विंग हाई जो था ना, ये बनना रुक जाएगा। सबसे पहली इंडिकेशन क्या मिलेगी आपको? स्प्रेड कम होना शुरू हो जाएगा, राइट? सबसे पहली इंडिकेशन जो आपको कुछ इस जगह पर ही मिल जाएगी कि स्प्रेड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो डेफिनेटली आप कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हो, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लेवल्स को मार्क करने का परफेक्ट वे आपको आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सपोर्ट वीक हो चुका है। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है? इस नॉलेज के साथ आप यहाँ पे जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल मार्कअप करोगे, तो आप ये देखोगे कि ये जो स्विंग हाई चला था ना यहाँ से, ये यहीं पर रुकेगा आके, इसके नीचे नहीं रुकेगा अगर यहाँ पे कोई लेवल मौजूद नहीं है तो। और इस जगह के ऊपर अगर हमें कोई भी साइन ऑफ वीकनेस मिल जाता है, तो बिल्कुल हम उसकी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पे नो डिमांड मिल रहा होता है, ठीक है? समझे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, साइन ऑफ वीकनेसेस तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे कि चूंकि हम शॉर्ट पोजीशंस में जाना चाहते हैं, तो हम ट्रेडिंग करेंगे कैसे? हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है अपनी पोजीशन को ओपन करने से पहले? नंबर 1 पे आपने देखना है कि रोल ओवर्स को आपने देख लिया है, मार्केट किन स्टेजेस के ऊपर मौजूद है, डाउन ट्रेंड है या नहीं है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए रोल ओवर कर चुकी है या नहीं, या अब भी अप ट्रेंड मौजूद है मार्केट में। इस चीज को आपने नंबर 1 पे देखना है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा जस्टिफाई करूं इसको। तो मार्केट मिसाल के तौर पे हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ऊपर जा रही है, और उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाती है, ठीक है? अब यहां पर जो हायर हाइज और हायर लोज के नॉलेज को जानते हैं, अब वो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पॉइंट क्या बता रहा है हमें। कोई जवाब दे सकता है इसका? जस्ट प्राइस एक्शन और हायर हाइज और हायर लोज के नॉलेज के हिसाब से जवाब दे, अगर कोई दोस्त जानता है तो। सर हाई और हाई नहीं बना तो अब ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है। परफेक्ट आंसर, जबरदस्त, परफेक्ट आंसर। इसका ये मतलब है कि मार्केट एक नया हायर हाई बनाने में नाकाम हुई है, राइट? तो ऐसी कंडीशन को आप रोल ओवर की सेंस में ले सकते हो कि मार्केट अब रोल ओवर कर सकती है। ये जो रेंज है ना, ये रेंज के अंदर ऑर्डर कलेक्शन हो रही होगी। इन द सेंस आप MT4 में देखो तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि क्या रोल ओवर हो रहा है, नहीं हो रहा। मतलब रोल ओवर से मतलब क्या है कि क्या डाउन ट्रेंड था तो वो खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर अप ट्रेंड था तो वो खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो नहीं हो रहा तो वेट करोगे आप। मार्केट में एंटर होने के लिए जल्दबाजी हरगिज नहीं करोगे, रोल ओवर होने का वेट करोगे। रोल ओवर कैसे होगा? मार्केट एक नया हायर हाई बनाने में नाकाम हो चुकी होगी, ओके? और इसके बाद मार्केट अर्ली स्टेजेस आपको नजर आ रही होगी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की अर्ली स्टेज कौन सी होती है? ये वाली, कि एक साइकिल जो है ना ट्रेंड का, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका हो, राइट? इस चीज को आपने कंफर्म करना है पहले, ये कंफर्म करना है। और साथ में ये देखना है कि क्या मार्केट में इस वक्त तक अप ट्रेंड तो मौजूद नहीं है। क्या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा कि मार्केट अप ट्रेंड में मौजूद है और किसी ऐसी जगह पे नो डिमांड तलाश कर रहा हूँ, या किसी ऐसी जगह पे कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन रेकमेंड नहीं किया जा सकता, राइट? Is it market falling with no professional support? वॉल्यूम आपको इंडिकेशन दे रहा होगा,
मतलब क्या है इस लाइन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार होती है ना, ये क्या है, प्रोफेशनल सपोर्ट है कि प्रोफेशनल्स भी इस सेलिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने चेक करना है। आप नो डिमांड ट्रेड करने जा रहे हो, अप ट्रस्ट ट्रेड करने जा रहे हो, व्हाटएवर, कोई भी साइन, मतलब यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस जो है वो एंड हो चुके हैं। अब हम तमाम साइन ऑफ वीकनेसेस की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की कंफर्मेशन होना लाजमी है। अगर यहाँ पर पुल बैक आता है और इस जगह पर आपके पास कोई भी साइन ऑफ वीकनेस अपीयर होता है, तो आप ज्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इसको ट्रेड आउट करोगे। If the low of each bar lower than the previous bar, इसका क्या मतलब है? अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अगर आप H4 में देखो, D1 में देखो, अगर छोटे टाइम फ्रेम की ये ट्रेंडिंग है, M5 की ट्रेंडिंग है, M15 की ट्रेंडिंग है, तो H1 में देखोगे तो हर नीचे आती हुई जो कैंडल है ना, हर नीचे आती हुई बार नीचे क्लोज हो रही होगी, ठीक है। इट मींस कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मौजूद है। इस चीज को आपने कंफर्म कर लेना है। इसके बाद मिसाल के तौर पे हम H1 की बात कर रहे हैं, हम H1 चार्ट में मौजूद है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक या दो कैंडल्स के बाद आने वाला जो पुल बैक होगा ना, H1 में आप देखोगे तो ये अप क्लोज मिलेगा आपको, नो डिमांड की सूरत में मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड का इस तरह से स्विंग हाई बना हुआ होगा और इस जगह पे आपको साइन ऑफ वीकनेस अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। तो हर एक अप बार आप उस वक्त ज्यादा वैल्यू करोगे जब दो डाउन बार्स के बाद आने वाला जो अप बार आएगी ना, उसमें आप एक एडिशनल ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हो, ठीक है। एक तो उसके बाद ये तीसरी, अगर यहाँ पर आपको कोई अप बार मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन स्प्रेड को आपने गौर करना है। स्प्रेड अगर ये वाइड हो चुका है ना, मतलब ये है कि अगर इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर ये पिछले हाई को ब्रेक कर चुका है, इट मींस कि ये डाउन ट्रेंड अब ब्रेक हो चुका है। H1 के अंदर रहते हुए ही आप ये चीज चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता और ये लो इसका आगे नीचे ही बनता है ऐसे, फिर अगर ये अप बार होगी ना, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो सेलिंग में, ठीक है। तो ट्रेडिंग करते वक्त आपने इन पॉइंट का ध्यान रखना है। बैकग्राउंड स्टडी करनी है आपने कि आप फ्रेश हाई ग्राउंड पे हो और डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट हुई थी। मतलब ये बात मैं शायद पहली क्लास या सेकंड क्लास के अंदर दोहरा चुका हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये गलती करते हैं। मतलब जो VSA के जो लूजर्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि कैंपेन नहीं होती, कैंपेन नहीं होती और हर रेंज को वो कैंपेन तस्वर करके कैंपेन की तरह ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर एक रेंज को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि गलत प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना। मैंने आपको इसी क्लास के अंदर ये बताया कि मार्केट तो रेंज करती है, और अगर आप करेंसीज की बात करो ना, तो करेंसीज कुछ 70% रेंज कर रही होती है, 70% रेंज कर रही होती है करेंसी मार्केट। स्टॉक मार्केट ज्यादातर मोर देन 50% ट्रेंड कर रही होती है। उनमें भी रेंज आती है लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं आती, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि मैं यहाँ पर साइन ऑफ वीकनेस को ट्रेड तो कर रहा हूँ, तो इसके पीछे क्या है, कोई रेंज है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन मौजूद है या नहीं है। अगर ये रेंज है तो ये कितनी बड़ी रेंज है और इसकी वजह क्या है, इस रेंज की वजह आपने तलाश कर लेनी है। अब यहाँ पे बात करें तो कुछ बैलेंस एरियाज का नॉलेज भी आ जाता है,
ठीक है। तो इन पॉइंट्स का भी आपने जरूर ख्याल रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कब हुई थी ये भी आपने देखना है। और ज्यादा गहराई में अगर आप इस चीज को देखना चाहो तो आप बैलेंस एरियाज वाली वीडियोस देखो, ठीक है, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल मौजूद है। इज देयर अ ट्रेडिंग रेंज टू द लेफ्ट, के कोई आगे ट्रेडिंग रेंज तो मौजूद नहीं है। अगेन करीब करीब वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इज देयर लॉट्स ऑफ गुड न्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर मार्केट, फंडामेंटल आपने चेक करना होता है किसी भी, जब आप करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो साइन ऑफ वीकनेस आप क्यों ट्रेड करते हो, सेलिंग में जाने के लिए, राइट। तो उसी पेयर का आपने पिछले 2 माह का, 1 माह का, 3 माह का आपने फंडामेंटल स्टडी करना होता है और आपने कलेक्ट करना होता है कि एक्चुअली उस करेंसी के अंदर सेंट्रल बैंक क्या करने वाला है। उस करेंसी के जो गवर्नर्स हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर की स्पीचेस हैं, वो क्या बता रही है, क्या करेंसी स्ट्रांग है या वीक है। तो वो फंडामेंटल के अंदर तमाम इंडिकेशंस मिल रही होती हैं, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल स्टडी करने के दौरान आप ये देख रहे हो कि इस करेंसी के अंदर बहुत सारी गुड न्यूज ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारी गुड न्यूज ऑलरेडी मौजूद है, तो आप लंबी सेलिंग के लिए नहीं जाओगे, ओके। आप लंबी सेलिंग के लिए नहीं जाओगे। अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती भी है आप कर सकते हो, लेकिन थोड़े पिप्स लेके आप मार्केट से बाहर आ जाओगे, क्योंकि मार्केट या ये जो पेयर होगा ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेयर होगा, ठीक है। इज द मार्केट इज एन ओवरबाउट एरिया ऑफ द ट्रेंड चैनल, ट्रेंड चैनल्स के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। ट्रेंड चैनल के अंदर आप इस तरह से ट्रेंड चैनल्स को ड्रॉ कर रहे होते हो और ये वाला एरिया जो होता है ये ओवरबाउट कहलाता है ट्रेंड चैनल का। ये वाला लाइनें टेढ़ी हो गई हैं तो आप इसको अज्यूम कर लो फिलहाल, ये वाला एरिया जो है ये ओवरसोल्ड कहलाता है चैनल का, ठीक है। तो जब भी आप सेलिंग में जा रहे हो तो ओवरबाउट एरिया से जाओगे, तो आपने हमेशा ये भी देख लेना है कि क्या ट्रेंड चैनल का ओवरबाउट एरिया है या नहीं है। अगर इस एरिया के अंदर आपको साइन ऑफ वीकनेस मिल जाता है तो आपके पास ये और ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन मौजूद है, ओके। Are there end of rising market buying climax in the background, वही पॉइंट जो मैं बता चुका हूँ आपको कि साइन ऑफ वीकनेस पीछे कंफर्म, ये भी आपने मतलब एज अ चेकलिस्ट आप इसको डाउनलोड करके अपने यूटिलाइज कर सकते हो। ट्रेडिंग करने से पहले आपने इन तमाम चीजों को देखना है। आर यू एंटरिंग ऑन अ डाउन बार, रिमेंबर वीकनेस अपीयर्स ऑन अप बार्स, अगेन कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड मार्केट को सेल नहीं करते, ठीक है। और ये बात हम जानते हैं कि वीकनेस जो है वो अप बार्स पे अपीयर होती है, इस वजह से ट्रेडिंग करने से पहले बड़े टाइम फ्रेम में भी जाके इस चीज को वेरीफाई कर लो कि क्या मैं डाउन बार पे तो एंटर नहीं हो रहा हूं, राइट। तो आई होप आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई सवालात है तो आप कुछ 10 मिनट का हम टाइम मुख्तस करते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं कुछ चीज़ों को आपको ग्राफिकल शेप के अंदर क्लियर करूंगा। तो कोई क्वेश्चन है तो अगर आप पूछ सकते हो। सर मेरा एक सवाल था कि वाइड स्प्रेड जब लगती है तो अगर वो 2 लेवल जो है तोड़कर आगे निकली है तो हम कैसे समझेंगे कि ये फर्स्ट लेवल को ही रिटेस्ट करके चले जाएगी या अपने जो जहां से वो चली थी वो उसको रिटेस्ट करेगी, ये कैसे हम अंदाजा लगा पाएंगे? देखिए कोई स्ट्रॉन्ग लेवल जब भी टूटता है ना, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब भी टूटता है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब भी टूटता है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करती है। अब मिसाल के तौर पे आपका जो क्वेश्चन है, मुझे दोबारा से पेन तलाश करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये 3 लेवल्स थे,
मार्केट आती है और इन तीनों को ब्रेक करती है, ठीक है। तीनों को ब्रेक करने के बाद आपका ये सवाल है कि इन तीनों में से कौन से लेवल को रीटेस्ट करेगी मार्केट, यही सवाल है ना आपका? जी सर, जी सर। तो आपको थोड़ी स्टडी अपनी हॉरिजॉन्टल लेवल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग करना होगी, जिसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है, ठीक है। अगर ये तीनों लेवल स्ट्रॉन्ग थे ना तो ये कतई तौर पे टूट नहीं सकते। पहली बात तो ये आप दिमाग में बिठा लें कि अगर ये तीनों लेवल स्ट्रॉन्ग थे तो ये टूट नहीं सकते। मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है अगर कोई न्यूज आ जाए ना जब भी ये टूटते हैं, अदरवाइज 3 लेवल एक साथ में अगर मिल जाए तो इसका क्या मतलब है कि इनमें से कोई 2 लेवल ऐसे हैं जो वीक हैं, एक लेवल स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल लेवल्स की एक्चुअली हमारी क्लास नहीं है, ये पूरी क्लास है, इसके ऊपर पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो कैसे देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वीक है तो कैसे है, स्ट्रॉन्ग है तो कैसे है। उसके लिए फिर आपको क्लास का वेट करना होगा, फिर ये आपको सवाल का जवाब मिलेगा कि इनमें से कौन सा था। मिसाल के तौर पे अगर ये वाला लेवल स्ट्रॉन्ग था तो मार्केट इसी लेवल को आगे ऐसे ब्रेक करके जाएगी, ठीक है। तो अगेन फिर आपका सवाल थोड़ा सा अनआंसर्ड रह जाएगा, आपको क्लास का वेट करना होगा। सर ये नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट जो है, नो रिजल्ट का जो सेकंड बार है उसके वॉल्यूम के ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया। अब मैं अभी करने वाला हूँ, और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था, आप जैसे कह रहे हैं कि जो है यानी करेंसीज जो है 70% रेजिंग करती है, तो ये समय इस तरह से तो जो है ना बहुत कम यानी कि एंट्रीज मिलती है कि आगे आया कि एक डेली का टारगेट 30 पिप का यानी कि 300 पॉइंट का है, तो उसमें तो काफी दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं कि उसमें यानी कि ट्रेड नहीं मिलती, यानी कि जो ऑथेंटिक ट्रेड होती है, तो उसका क्या हल जो है ना किया जाए? MT4 के अंदर कितने पेयर्स होते हैं? MT4 के अंदर सर काफी पेयर्स हैं, तकरीबन जो है ना 30-40 से अबव हैं, करीब 50 से ज्यादा पेयर्स होते हैं। अगर आपको एक पेयर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप पेयर स्विच कर लो, आप टाइम फ्रेम स्विच कर सकते हो, आप पेयर्स को स्विच कर सकते हो, ठीक है। चले, अभी तक हमने जो भी साइन ऑफ वीकनेसेस को स्टडी किया है, थोड़ी सी ग्राफिकल इनको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि तमाम दोस्त, खैर ये तो बहुत ही आसान साइन है बाइंग क्लाइमेक्स, आप एज अ रेफरेंस इस पिक्चर को आप यूज कर सकते हो। बाइंग क्लाइमेक्स का क्लोज कहीं पर भी हो सकता है, अल्ट्रा वॉल्यूम होता है राइजिंग बैकग्राउंड के साथ, अगली बार डाउन क्लोज होती है और उसके बाद रेंज बन जाती है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, नो प्रॉब्लम है। ये जो टॉप रिवर्सल के 3 सिनेरियोज है ना, इसमें अक्सर लोग स्टक हो जाते हैं। इसको देख लेते हैं। सिनेरियो ए जो होता है ना, ये आमतौर पे अप ट्रेंड के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए आमतौर पे अप ट्रेंड के अंदर आ रहा होता है। अब इसके अंदर गौर से देखो तो इसका जो दूसरी बार का जो वॉल्यूम है वो डाउन है, पिछली बार के वॉल्यूम से इस बार का वॉल्यूम कम है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये वाली जो बाइंग की गई थी इसके अंदर स्ट्रेंथ शामिल थी, ठीक है। स्ट्रेंथ से क्या मतलब है कि ये खालिस बाइंग की गई है, ठीक है। और ये जो सेलिंग की गई है ये एक्चुअली क्या है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो ये पुल बैक होगा इसी अप ट्रेंड का। जैसा कि हम जानते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती हुई मार्केट ऊपर जाती है। मिसाल के तौर पे ये चार्ट H1 का है, तो ये वाली बार उस वक्त बन रही होगी जब मार्केट पुल बैक कर रही होती है। अगर आप इसी चार्ट को M5 में देखोगे, M15 में देखोगे तो आपको अब ट्रेंड का पुल बैक नजर आ रहा होता है, ठीक है। और पुल बैक्स के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा होता, पुल बैक्स पे ज्यादा वॉल्यूम यूटिलाइज नहीं हो रहा होता। क्या वजह है इसकी? प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है।
अगर पुल बैक के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाए तो फिर मार्केट फर्दर अप ट्रेंड नहीं करती। सेम लाइक सिनेरियो बी। सिनेरियो बी के अंदर देखो क्या हो रहा है। सिनेरियो बी के अंदर दूसरी बार का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज्ड है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर मार्केट अपवर्ड चलती हुई आ रही थी और ये वाली जो सेलिंग आई मीन बाइंग आपको मिल रही है, ये फर्स्ट बार के ऊपर जो बाइंग की गई है, इसके ऊपर देखो वॉल्यूम कम है। पॉसिबल है कि ये पिछले वॉल्यूम से ज्यादा हो, ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि ये पिछले वॉल्यूम से कम हो। अगर तो ये पिछले वॉल्यूम से ज्यादा है, इट मींस कि ये बाइंग प्योर बाइंग थी, खालिसतन बाइंग की गई है बाय द स्मार्ट मनी ऑफ बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और इसके बाद में आने वाली जो सेलिंग है वो भी खालिसतन की गई है। अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई और वर्ड यूज करना चाहिए, मुझे जो मिला मैं आपको वही बता रहा हूँ। मतलब मैं खालिसतन वर्ड का इंटेंशनली आप कह सकते हो कि मार्केट को इंटेंशनली यहाँ पे गिराया जा रहा है अगर ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आपको मिल रही है, ठीक है। अगर मार्केट को इंटेंशनली ऊपर लेके जाया जा रहा था और मार्केट को इंटेंशनली गिराया जा रहा है, खालिसतन गिराया जा रहा है, नियतन गिराया जा रहा है, नियत के साथ गिराया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये ऊपर जाने में इंटरेस्टेड होते तो इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर ज्यादा वॉल्यूम इस्तेमाल ना होता, ठीक है। खास बात जो सिनेरियो बी की वो क्या है कि पिछले हाई से इसका हाई ऊपर होता है और क्लोज इसका लो से नीचे हो जाए, फिर तो क्या ही बात है। अगर ये इसका बी जो सेकंड बार है ना, इसका क्लोज पिछली कैंडल के लो से अगर क्लोज हो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आप इमीडिएटली इसको सेल कर सकते हो, ठीक है, बट पेंडिंग सेल के साथ, ठीक है। सिनेरियो सी की बात करें तो राइजिंग प्राइस के बाद इंटेंशनली मार्केट अप बार बनाती है और उसके बाद एक डाउन बार बनती है विद लो वॉल्यूम। और थोड़ा गौर से देखो तो इसका क्लोज जो है वो पिछले बार के क्लोज से नीचे है विद लो वॉल्यूम, राइट। यहां पे मैंने क्या कहा था, अगर इसका क्लोज पिछली बार के क्लोज से नीचे बन जाए तो वॉल्यूम भी पिछली बार से ज्यादा हो तो इंटेंशनली गिराया गया है और आइडियल ट्रेड है, मतलब फेवरेट ट्रेड होती है ये, ठीक है। जब भी मिले हमेशा याद रखना कि जो अच्छे सेटअप होते हैं मार्केट में बार बार रिपीट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जब भी सिस्टम ओपन करो, सिस्टम खोलो, सिस्टम पे आ रहे हो तो आपको सेटअप बना हुआ तैयार हलवा मिल रहा है प्लेट के अंदर। ऐसा नहीं होता, वेट करना पड़ता है, पेयर्स को स्विच करना पड़ता है, टाइम फ्रेम्स को स्विच करना पड़ता है। करेंसीज में नहीं मिल रहे तो स्टॉक्स में जाना पड़ता है, सीएफडीज के अंदर जाना पड़ता है, एनसीडीज आप देखने होते हैं। इसके अलावा और स्टॉक्स होते हैं दूसरे, जैसे वीट है, जैसे कॉर्न है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है सिनेरियो सी के अंदर, सिनेरियो सी में ये हो रहा है कि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने पिछली बार के लो से नीचे क्लोज बनाया है। ये हमें क्या बता रहा है, प्रॉफिट टेकिंग। ये इंटेंशनली सेलिंग नहीं है। अगर ये इंटेंशनली सेलिंग होती तो यहां पे आने वाला वॉल्यूम ज्यादा होता, राइट। लो वॉल्यूम है, इट मींस कि ये जो अप मूव चली है ना, ये जो अप कैंपेन आप कह लो या मार्कअप जो किया जा रहा था प्राइसेस को, इसकी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसकी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई है। प्रॉफिट टेकिंग के बाद दो काम हो सकते हैं, या तो इमीडिएटली सेलर्स इसी पॉइंट को नोट करते हुए इमीडिएटली सेलिंग में आ जाते हैं, या फिर क्या होता है एक रेंज बनती है उसके बाद और कैंपेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
अच्छा जी, नंबर 4 पे नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट अभी जो क्वेश्चन हुआ था राइजिंग बैकग्राउंड के साथ, पिच पहली जो बार होती है ना, पहली बार पे वॉल्यूम हाई होता है या अल्ट्रा हाई होता है, और दूसरी बार पे वॉल्यूम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। पिछली बार से अगली बार का वॉल्यूम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम होगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है, इन सारे बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर दिया, और प्रॉफिट टेकिंग के बाद कुछ रेंज चल सकती है। ओके, अगर ये वॉल्यूम ज्यादा मिले आपको, ऐसे, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंटेंशनली मार्केट को गिराया गया। और जो खास बात है इस साइन की वो ये है कि इसका जो हाई होता है वो पिछले हाई से ऊपर होता है। इसका क्या मतलब है कि टग ऑफ वॉर को अगर आप देखो तो मार्केट यहां से जब ओपन हुई, यहां से जब ओपन हुई थी ना, ये वाली बार जब ओपन हुई थी, उसके बाद बायर्स मार्केट ने अपना जोर लगाया पूरा। इन बायर्स ने मार्केट में जोर लगाया और पिछला हाई भी ब्रेक कर लिया। ठीक है, आमतौर पर नॉर्मली क्या होता है, अगर हाईज ब्रेक हो जाते हैं ना पिछले, तो फिर मार्केट को गिराना वापस इतना आसान नहीं होता। ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। अगर डेली के हाई ब्रेक हो गए, अगर H4 का हाई ब्रेक हुआ, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो इन स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि ये है लेवल ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड करूंगा सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए। बहुत से ट्रेडर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक तो इस बार के ओपन होने की वजह से बायर्स ने अपना जोर लगाया पूरा और ये वाला हाई भी ब्रेक कर दिया, और नए ट्रेडर्स भी ऐड हो गए जो इस हाई के ब्रेक होने का वेट कर रहे थे। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, नए बायर्स भी मार्केट में आ चुके थे, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट कुछ और ऊपर जाने में कामयाब हुई। पॉसिबली आप इसको एसल हंटिंग की जद में ले भी सकते हो, इन द सेंस कह भी सकते हो, बट थोड़ा सा जबरदस्ती हो जाएगी इसके साथ, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट के साथ। अगर हम इसी बार को उसमें एसल हंटिंग में लेके आते हैं ना, तो एक्चुअली ये इसका टग ऑफ वॉर होता है। तो यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद जो सेलिंग की जाती है ना, अगर तो ये लो वॉल्यूम हो, इट मींस कि ये जो बायर है ना, इनके पास बहुत ज्यादा ताकत मौजूद नहीं है, यूटिलाइज नहीं कर रहे ताकत को, और प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट साइन अपीयर हुआ है। और उसके बाद क्या होगा, रेंज बन जाएगी। और अगर इसी सिनेरियो के अंदर वॉल्यूम हाई आता है तो क्या है कि यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग फोर्स अप्लाई की गई है। ठीक है, अप्लाई की गई है और मार्केट को इंटेंशनली गिराया गया। और अगर इसका लो, इसका जो क्लोज है, ये नंबर 2 वाली जो कैंडल है, नंबर 2 बार का क्लोज पिछले बार के क्लोज से नीचे ही रहना चाहिए, तो जाके फिर ये सारा सिनेरियो क्वालिफाई होता है। ठीक है, समझे जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। जी सर, जी डाउन, ओके, थैंक यू। वाइड स्प्रेड डाउन बार सिंपल, कोई भी कैंपेन का ब्रेकअप होता है, इसके बाद ये ब्रेक करती है और वापसी जब पुल बैक कर रही होती है, तो इसी लेवल के टच के ऊपर हम इसको ट्रेड करते हैं। ये एक खास तौर पे जो गलती होती है ना, मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा, जिसे हम प्राइस एक्शन वाले भी फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट कौन से होते हैं? वो लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स होते हैं, जिनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, ब्रेक होते टाइम पे वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर रही है तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग रहना चाहिए। अगर तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, इट मींस कि ये रियल ब्रेकआउट है। ओके, और अगर ये वॉल्यूम डाउन आ रहा है, गिरता हुआ वॉल्यूम आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट जो है वो फेक ब्रेकआउट के तौर पे तस्वुर होगा और आप इसको ट्रेड नहीं करोगे, राइट, आप वेट करोगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर मदनी बात कर रहा हूँ सर। ये आइडियल ब्रेकआउट कितनी बार का होगा कम से कम? ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ये बार के काउंट पे नहीं होते। बार्स को काउंट वॉल्यूम करना, पे डिपेंड करता है। हाँ, ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा होता है। बार्स को काउंट करना ये एक अनप्रोफेशनल वे है कि कितनी कैंडल्स के बाद, कितनी बार्स के बाद ये ब्रेकआउट होगा, और ये कोई तरीका नहीं है। जस्ट लॉजिक आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ये लॉजिक क्या है इसके पीछे। अच्छा जी, अब बात करते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट की बनावट कैसी होती है ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर, आप ये देख सकते हो। बट सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। बट मैं यहाँ पे ये बताना जरूरी समझूंगा कि आपने कहाँ कहाँ पे इसको ट्रेड करना है। और उसके अलावा देखो, मार्केट 24 घंटे चल रही होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक 24 घंटे चल रही होती है। और यही अपथ्रस्ट, यही नो डिमांड, यही दूसरे तमाम साइन जो हैं, ये मार्केट में रिपीट होते रहते हैं। जब भी कोई कैंडल फॉर्म हो रही है, जब भी कोई बार बन रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो दिखा रही होती है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। कोई ना कोई एविडेंस तो छोड़ रही होती है। लेकिन इन तमाम को आप ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? हमें अपनी फेवरेट जगह के ऊपर जो भी साइन मिलेगा, हम सिर्फ उसी कैंडल को, उसी बार को हम ट्रेड करेंगे। तो अपथ्रस्ट को आइडियली आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो? अगर प्राइस रेंज के अंदर हो, या कोई भी कैंपेन चल रही है, और अगर इस जगह पर आपको अपथ्रस्ट मिल जाता है, तो इसको आप हाफ रिस्क के साथ सेल कर सकते हो कंफर्मेशन के बाद। लेकिन उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि अगर ये रेंज बहुत बड़ी है, बहुत वाइड है, अगर इस अपथ्रस्ट की कंफर्मेशन ही कुछ यहाँ पर हो जाती है, तो फिर आपके पास बस इतना ही रूम खाली है प्राइस को चलने के लिए। तो ऐसे में ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है? और अगर ये कुछ ऐसे कंफर्म होता है तो प्राइस को चलने के लिए इतना रूम खाली है, इट मींस कि आप इसको सेल कर सकते हो। बट ये थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड होती है ये, और इसको हाफ रिस्क के साथ आप ट्रेड करोगे। और थोड़ा सा ये खतरे वाली ट्रेड होती है, अग्रेसिव होती है ना। मतलब इसके पीछे कहोगे हमारे पास साइन ऑफ वीकनेस होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ऐसे ट्रेड करना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होता। ना करना सबसे बेहतरीन है। अगर करना चाहते हो तो आप एग्रेसिवली हाफ रिस्क के साथ इसको सेल आउट कर सकते हो। इसके अलावा डाउन ट्रेंड के अंदर आप चैनल अगर लगा रहे हो, तो चैनल का ये वाला वो एरिया होता है जो मैंने आपको बताया था, ओवरबाउट एरिया, और ये वाला एरिया होता है ओवर सोल्ड एरिया, ठीक है? तो अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड के अंदर मौजूद है, डाउन ट्रेंड में मौजूद है, ठीक है? और इनके पुल बैक्स के ऊपर या चैनल का ओवरबाउट एरिया, यहाँ पर अगर आपको अपथ्रस्ट मिल जाता है तो आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। और ये ट्रेड अच्छी चलने वाली है क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर मौजूद होती है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन अपथ्रस्ट के मुतालिक? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमने अपथ्रस्ट पे वॉल्यूम किस तरह का देखना है? अल्ट्रा हाई देखना है, नॉर्मल देखना है, किस तरह का हमने वॉल्यूम देखना है? ये देखो, ऑन हायर और लोअर दोनों पे हो सकते हैं। लॉजिक पिछली स्लाइड के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो मैं बार बार जिसका जवाब दे चुका हूँ, ठीक है? इसी क्वेश्चन का मैं बार बार जवाब दे चुका हूँ, और मुझे अच्छे से याद है लास्ट क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन हुआ था, और सेकंड लास्ट क्लास में भी यही क्वेश्चन हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये अपथ्रस्ट के बारे में कि जब कैंपिंग चल रही होती है जर्निंग एरिया, उसके अंदर अपथ्रस्ट काफ़ी दफ़ा लगती है, जो कि हम प्राइस एक्शन में इसको रिजेक्शन बोलते हैं, पिन बार्स। सर, ये अपथ्रस्ट जो होती है, क्या ये एक बेस मतलब सॉलिड रेजिस्टेंस क्रिएट करती है? जी बिल्कुल कर सकती है। अपथ्रस्ट इटसेल्फ नहीं करती। आप ये नहीं कह सकते कि ये हाई और ये लो जो है ये दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये सप्लाई एरिया मौजूद हो यहाँ पे पीछे, इस जगह पे ना कुछ सप्लाई एरिया मौजूद हो।
उसकी वजह से यहाँ पर बार बार अपथ्रस्ट जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं। और जिस पॉइंट से अगर आपने मिसाल के तौर पे 5 अपथ्रस्ट देख लिए, 4 देख लिए इसी एरिया के अंदर बन रहे, तो उनका जो हाई पॉइंट होगा ना वो एक्चुअली सप्लाई एरिया होगा, ठीक है। यहाँ वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, लेकिन उसके बाद फिर वो स्टडी आ जाती है कि वो अब मतलब मिसाल के तौर पे ये कैंपेन थी, यहाँ पे पहला प्लस लगा, यहाँ पे दूसरा लगा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देखो कि इसके बैकग्राउंड के अंदर आप प्राइस एक्शन को स्टडी करोगे ना, तो यहाँ पर लाजमी कोई सप्लाई एरिया होगा, इस जगह पे सप्लाई एरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। नंबर 1, मार्केट ऊपर जाती है, इस रेंज को ब्रेक करती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो रेंज तो ब्रेक होती है ना एक मर्तबा, उसके बाद अगर मार्केट वापस आ गई है वो अलग बात है, बट रेंज तो ब्रेक हुई है ना। ये रेंज बार बार जब ब्रेक हो रही है, इट मींस कि ये सप्लाई एरिया के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं ना, ये कंज्यूम हो रहे होते हैं। तो अगर कुछ ज्यादा अपथ्रस्ट आपको मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पे 2 से मतलब 3 से ज्यादा मिल जाते हैं, तो फिर हम उसको लिक्विडिटी की सेंस में देखेंगे, ऑर्डर फ्लो के सेंस में देखेंगे कि क्या अब वहां पे ऑर्डर्स अब मौजूद हैं या नहीं है। अगर तो ये कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ये पहली अटेम्प्ट हुई इसको ब्रेक करने की, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हिट हुए और मार्केट वापस नीचे आ गई। ये दूसरी अटेम्प्ट हुई, इस अटेम्प्ट के अंदर मार्केट नीचे आ गई। ये तीसरी अटेम्प्ट हुई, नीचे आ गई। चौथी अटेम्प्ट हुई, नीचे आ गई। अब ये अटेम्प्ट कामयाब तो हो रही हैं, आई मीन फेल तो हो रही हैं। ये जो अटेम्प्ट की जा रही है मार्केट को ऊपर लेके जाने की अटेम्प्ट तो हो रही है ना, ठीक है। इन ऑर्डर्स की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। अब ये देखना होता है कि क्या ये ऑर्डर अब तक मौजूद है या नहीं है। अगर तो ये ऑर्डर अब तक मौजूद है तो मार्केट ऐसे नीचे आती है। अगर ये ऑर्डर्स मौजूद नहीं है तो फिर 5वीं अटेम्प्ट होती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। अच्छा सर, अभी तक तो मतलब कि जो टॉप रिवर्सल है, अभी आपने कहा कि जो उसका सिनेरियो है उसमें जो सेकंड बार पे लो वॉल्यूम आ रहा है वो एक पुल बैक की निशानी है, एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है। और सेकेंडली जो आपने सिनेरियो सी का बताया उसको हमने यही पढ़ा था कि उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड बार पे लो वॉल्यूम है, लेकिन आपने अभी बताया कि उसमें भी रेंज होगी और उसमें भी। तो अब मुझे पहले का बता दें कि सिनेरियो ए क्या जो साइन है उसकी बेस पे ये क्लाइमेटिक एक्शन है, अभी आपने इसको पुल बैक कहा है, और क्या थर्ड जो इसका सिनेरियो सी है उसको हम कंसीडर करेंगे या मतलब इग्नोर करेंगे? जी, तीनों को करेंगे, ठीक है। तीनों को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन सिनेरियोस के हिसाब से, एज पर सिनेरियोस हम देखेंगे कि जो सिनेरियो बन रहा है उस सिनेरियो के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और सर जो पुल बैक का बता रहे थे कि सिनेरियो ए में पुल बैक हम लेंगे या ट्रेंड आपने उसमें बताया, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा कर। मार्केट जो है वो हायर हाइज और हायर क्लोज बनाती हुई जा रही होती है। ये लाजमी नहीं है कि अगर आप H4 का चार्ट खोल के बैठे हो तो ये H4 में आपको नजर आए, ये लाजमी नहीं है कि H1 में नजर आए। हो सकता है, देखो मार्केट ट्रेंडिंग भी करती है और रेंजिंग भी करती है। रेंज थोड़ा ज्यादा होती है, ट्रेंडिंग थोड़ा कम होती है। ये लाजमी नहीं है कि ये किस टाइम फ्रेम की ट्रेंडिंग होगी। पॉसिबल है कि ये M5 की ट्रेंडिंग होगी, पॉसिबल है M1 की भी, मैंने खुद देखी हुई है M1 की ट्रेंडिंग, ठीक है। M30 की ट्रेंडिंग हो सकती है। जब भी मार्केट ये जो पुल बैक कर रही होती है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से पुल बैक आ रहे होते हैं। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब ये ट्रेंडिंग M5 की थी, और अगर इसी चार्ट को आप H1 में देखोगे ना, तो कितनी कैंडल्स M5 की H1 में मर्ज हो जाएंगी, जरा बताएं। सर 12
12 कैंडल्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये पुल बैक 12 कैंडल्स का था ना, तो ये हमें एक कैंडल की सूरत में नजर आ रहा होगा ऐसे। अगर ये वाला जो अप ट्रेंड था ये अगर 24 कैंडल्स का था, तो ये हमें H1 की 2 कैंडल्स में नजर आ रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए एक्चुअली। तो ये जो पुल बैक H1 में देखोगे तो आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। अगली कैंडल जो है वो डाउन क्लोज होगी, तो इस जगह पर आप अगेन आप फिर M5 में जाओगे और यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ को तलाश करोगे। यहाँ आप ट्रेंडिंग चैनल लगा सकते हो। ट्रेंडिंग चैनल लगाने के बाद आप यहाँ पे बाय के लिए जा सकते हो अप ट्रेंड के अंदर। तो ये जो सिनेरियो बना ना, ये 2 कैंडल्स को मिला के ये जो सिनेरियो बना, ये सिनेरियो ए है जो कि अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के अंदर आता है। तो सर इसका मतलब है हम इसको जब तक ये कंप्लीट क्लाइमेटिक एक्शन नहीं होता, हम इस मतलब कि अगर इसमें जब तक वाइड स्प्रेड के थ्रू लो टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं होता और फिर एंट्री सिग्नल नहीं आता अपथ्रस्ट या नो डिमांड, हम इस पे यानी सिनेरियो में किसी सूरत में ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं ना, आपने अभी तो मैंने बताया, आपने गौर से बात सुनी नहीं है। आपने गौर से बात नहीं सुनी। अभी तो मैंने बताया आपको कि अगर ये सिनेरियो आ जाता है, सिनेरियो ए, तो आप इस जगह से M5 में जाओगे वापस और इस जगह से आप बाय कर सकते हो। H1 के अंदर आपको सिनेरियो इस तरह से नजर आ रहा होगा ये। जी सर, बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी लास्ट में देख लेते नो डिमांड। डिस्क्रिप्शन इसकी हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। पिंक वॉल्यूम कुछ ऐसे नजर आ रहा होता है पिछले वॉल्यूम 2 से। क्लोज इसका ऊपर होता है और ये स्विंग हाई है, ठीक है, इसे कहा जाता है स्विंग हाई। गिरती हुई मार्केट के अंदर नो डिमांड वगैरह को यहाँ पे टेस्ट होता है, जिसे साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। वो हम अगली क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। इस तरह का स्विंग हाई है। मैंने ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर आपको दिखा दिया बना के कि इस तरह से जब बन रहा होगा। ये क्लोज को आपने मैच नहीं करना, मतलब ये कुछ वेरी कर सकते हैं, ये क्लोजेस वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड आप कहाँ पे करोगे इनको? ट्रेड आप इनको अगर तो रेंज चल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन है, यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस मौजूद है ऑलरेडी, तो आप चैनल के टॉप के ऊपर इनको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये चैनल रेंज के टॉप पे, रेंज के टॉप पे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा खतरे से खाली नहीं होता, थोड़ा सा खतरा इसमें शामिल होता है। क्या खतरा शामिल होता है कि अगर ये मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर आपका एसएल लग जाता है, ठीक है। ये खतरा इसमें शामिल होता है। रेंज ट्रेडिंग करना वैसे रेकमेंडेड नहीं होता, वीएसए के अंदर रेंज ट्रेडिंग करना रेकमेंडेड नहीं होता। ट्रेंडिंग मार्केट जो है ये आइडियल कंडीशन होती है। ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर वीएसए प्रोफाइल काम कर रहा होता है, ठीक है। रेंज के अंदर जब आप ट्रेड करोगे तो कम से कम 1 या 2 एसएल लगने लाजमी होता है। ये नुकसान होता है रेंज ट्रेडिंग करने का। तो इस जगह पर आप अग्रेसिवली सेल आउट कर सकते हो। अग्रेसिवली सेल करने से ये मतलब है कि रिस्क आप पहले नॉर्मली आप जितना भी रिस्क लेते हो उसका आधा रिस्क आप लोगे और यहाँ से इमीडिएटली आप सेल आउट कर सकते हो आफ्टर कंफर्मेशन, अगर प्राइस के पास चलने का रूम खाली है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगली बार कुछ यहाँ पे क्लोज हो रही है तो आप ये देख सकते हो कि प्राइस के चलने का रूम बहुत छोटा सा है, तो फिर आप इसको ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। आइडियली कंडीशन क्या है? डाउन ट्रेंड के अंदर आपको चैनल के ओवर बाउट एरिया में मिल जाए, चैनल के टॉप पे मिल जाए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओवर बाउट एरिया में या टॉप में आपको मिल जाए तो आइडियली ये बेहतर होता है, ठीक है। तमाम साइंस हम स्टडी कर चुके हैं और इनको कैसे ट्रेड करना है, कौन कौन सी गलतियां कोई भी न्यू कमर कौन कौन सी गलतियां कर रहा होता है, वो भी हम तमाम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरी आज की क्लास यहाँ पे होती है एंड, और मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। कोई और अगर क्वेश्चन है तो कुछ 3 मिनट है हमारे पास, 3 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर एक सवाल है कि सर नो डिमांड जब हम देखते हैं तो क्या ये गैप अप भी हो सकता है? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं 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 नहीं, गैप अप नहीं होता, नैरो स्प्रेड है ना ये। तो नैरो स्प्रेड गैप अप कैसे हो सकता है?
सर ओपनिंग अगर हाई है लास्ट क्लोज से, तो क्या उसको कंसीडर किया जाएगा? डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो नो डिमांड तो फिर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली फॉरेक्स में नहीं होता, स्टॉक्स में होता है। ऐसे कंसीडर जी, हो stocks। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। स्टॉक्स में ये डेली हो सकता है, बट फॉरेक्स मार्केट में डेली नहीं होता, वीकली देख सकते हो आप उसको गैप अप के साथ। अगर ऐसा गैप अप के साथ मिल जाए वो तो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट हो जाएगा। नैरो स्प्रेड के साथ अगर मिल जाए, बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है बहुत कमाल की ट्रेड मिलती है, बहुत कमाल की ट्रेड। स्टॉक्स में ज्यादा मिलता है, फॉरेक्स में Exactly, कम sir। मिलता है, सर यहीं वो पर एंड एक ऑफ सवाल राइजिंग था मार्केट हो जाएगा। सर, मैंने जी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट को स्टडी किया था, तो उसमें गैप अप का बताया गया था। सर एक सवाल ये था यस, कि ये जो गैप अप वाली कैंडल होती है राइजिंग में, इसका बॉटम, इसका लो जो है सर, ये प्रीवियस कैंडल की हाई से ऊपर होना चाहिए या ये कंडीशन इसमें नहीं है? अगर तो उसका लो जो है पिछले हाई से ऊपर है, इट मींस के मार्केट में अभी तक गैप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो लो पिछले हाई से नीचे आ चुका है, इट मींस कि वो गैप फिल हो चुका है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। समझे आप बात को, समझे नहीं समझे? सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये हो रहा था कि मैंने यहाँ पर दो सिनेरियो सर देखे थे। एक तो लास्ट हाँ, क्लोजिंग अगर किसी प्राइस पे हुई है तो नेक्स्ट डे की ओपनिंग उससे ऊपर हो रही है, तो इसका मतलब है गैप अप ओपनिंग हुई है। अब वो इसका सेम टाइम, अगर गैप है तो तभी होगा वो, ठीक है। सर अगर सेम विद इन नेक्स्ट 1-2 मिनट्स वो उस गैप को फिल करके वापस ऊपर चला जाता है, तो सर है तो वो गैप ओपन ही, क्या उसको गैप ओपन हम सिनेरियो कंसीडर करेंगे, या फिर पूरी की पूरी कैंडल का लो भी लास्ट कैंडल की हाई से ऊपर हो तो उसको कहेंगे गैप? सर ये जरा गैप की हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन। थैंक यू। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ पे गैप नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जी जी हेलो, जी जी। ठीक है। अगर ये कैंडल, अगर ये बार कुछ इस तरह से बन जाए एग्जैक्टली, तो यहाँ पे अब देखो ये गैप नजर आ रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो गया ठीक है। सर। या यू कैन से इन द सेंस ऑफ वैक्यूम कह सकते हो आप इसको। जी जी और अगर ये लो इस तरह से नीचे आ जाता है, इट मींस कि ये जो गैप था ना ये फिल हो चुका है। अगर उस अगले ट्रेडिंग डे के किसी भी हिस्से के अंदर आ जाता है तो फिर ये गैप फिल हो चुका है। क्या ये फिर एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में नहीं आएगा? एंड ऑफ राइजिंग मार्केट में ये यार करंट, या तो आप चार्ट प्रेजेंट करो तो फिर मैं बता सकता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन असल में इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने HLC बार के अंदर ना ओपन भी रखा हुआ था गलती से, तो मैंने एक चीज नोट की कि ओपन लास्ट क्लोज से ऊपर ओपन हुआ अगली कैंडल, तो वो गैप अप ओपन हुआ। जी जी, लेकिन वो फिल हो गया सेम टाइम के अंदर और फिर ऊपर वापस जाके ऊपर क्लोज हुआ, तो उसको भी तो हम गैप अप ओपन ही कहेंगे? नहीं 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 नहीं, 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 फिर नहीं उसे कहेंगे, वो गैप फिल हो चुका है ना, गैप फिल फिर उसको हाँ ओपनिंग आप कह सकते हो कि मार्केट की गैप का होता ही ऐसा है कि फॉरेक्स मार्केट में अगर फ्राइडे को जब बंद होती है ना मार्केट, और अगर सैटरडे संडे वाले दिन कोई भी बड़ी न्यूज आ जाती है, उसकी वजह से जो हाँ उसकी वजह से गैप क्रिएट हो रहा होता है। अगर वो फिल हो गया तो फिर वो अभी तक मार्केट में गैप मौजूद नहीं है। अगर वो फिल नहीं हुआ तो हम उस वक्त तक ही कह सकते हैं कि वो मार्केट में गैप अब तक मौजूद है, ठीक है। सही है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।